अध्याय 21। जीतने की कोशिश। जानलेवा इरादा। चेन रुई ने देखा कि मास्टर कैंप 2 गिलास वाइन लेकर बालकनी की ओर आ रहे हैं। तभी चेन रुई ने जानबूझकर एलिस से कहा, महाराज, ये स्वाभाविक रूप से मास्टर एल्दास का रहस्य है। एक प्रशिक्षु के रूप में मुझे कैसे पता चलेगा? एलिस ने मास्टर कैंप को भी देखा। ये जानते हुए कि समय और स्थान ऐसा कहने के लिए उपयुक्त नहीं थे, एलिस ने तुरंत उन्हें कहानी सुनाने के असमान समझौते पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी और एथेना को पकड़े हुए एक तरफ चली गई। मास्टर कैंप चेन रुई के पास गए और उन्हें शराब का एक गिलास दिया। शुक्रिया गुरु, मैं इसके लायक नहीं हूँ। चेन रुई को तुरंत एहसास हुआ कि गुरु कैंप के मन में कुछ है। उसने खुशामद भरी नज़रों से गिलास ले लिया। उसने कैंप को एक घूंट लेते देखने के बाद ही गिलास पिया। कैंप चेन रुई के रवैये से संतुष्ट था और उसकी तारीफ करते हुए बोला, चेन रुई, आज तुम्हारी बहादुरी कमाल की थी। अगर वो मेरा प्रशिक्षु होता तो उसे सैंड्रो का जहर पीने की हिम्मत कभी नहीं होती। चेन रुई ने विनम्रता से जवाब दिया और कैंप के आगे बोलने का इंतजार किया। जैसी कि उम्मीद थी, मास्टर ने आराम से एल्दास के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया, जैसे उसकी आदतें, शौक वगैरह, और धीरे धीरे विषय को आज की चुनौती की ओर मोड़ दिया। वह 10 मीटर की खुशबू वाकई कमाल की थी। मैं बता सकता हूं कि वह बस कुछ साधारण चीज़ों से बना एक बदबूदार पोषण था। उसमें इतना तेज जहर क्यों था? हम सब विशेषज्ञ हैं। उस पाद को बहाने के तौर पर इस्तेमाल मत करो। वह पूरी तरह से सैंड्रो के अपमान के खिलाफ एल्दास का पलटवार था। चेन रुई ने शराब का एक और घूंट लिया। कैंप सचमुच यही सोच रहा था। ये कहना बिल्कुल नामुमकिन है कि यह लाला आलू ही है, छोटी राजकुमारी भी धोखा नहीं खाएगी। मास्टर कैंप वाकई बहुत तेज नज़र वाले हैं। सैंड्रो की बातों और व्यवहार से मास्टर एल्दास नाराज हो गए थे, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई के लिए ऐसा तरीका अपनाया। दरअसल जिस औषधि से सैंड्रो की मौत हुई, उसमें न सिर्फ स्टिंकी पोशन के तत्व थे, बल्कि मास्टर एल्दास के कुछ ऐसे मिश्रण भी थे जो पहले से तैयार किए गए थे। कैंप की आंखें अचानक चमक उठी। एडिटिव्स, क्या तुम्हें इसकी रचना याद है? चेन रुई ने कैंप की ओर सतर्कता से देखा। मास्टर एल्दास ने कहा है कि ये बातें किसी को नहीं बताई जा सकती। मैं अभी सिर्फ एक प्रशिक्षु हूँ। मास्टर मुझे उन्हें गुरु कहने भी नहीं देते। मैं नहीं चाहता कि मास्टर मुझे प्रयोगशाला से बाहर निकाल दें। कैसे? कैंप ने सोचा, तुम्हारी योग्यता तो लाजवाब है। मेरे सारे प्रशिक्षु मिलकर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। एल्दास इतने अच्छे शिष्य को नहीं छोड़ेगा। अफसोस की बात है कि तुम मेरे प्रशिक्षु नहीं हो। चेन रुई हैरान होकर बोली, क्या मेरी योग्यता वाकई इतनी अच्छी है? फिर गुरुजी हमेशा मुझे बेवकूफ़ क्यों कहते हैं? सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं, तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो। कैंप को लगा कि उसकी जीत हो गई, इसलिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ राजधानी आ सकते हो। 10 साल के अंदर तुम सबसे अच्छे पोषण मास्टर बन जाओगे। पहले तो वह कैंप को बस बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन इस प्रस्ताव ने चेन रुई की दिलचस्पी जगा दी। स्वाभाविक रूप से वह पोषण मास्टर होने को नहीं, बल्कि किसी और चीज़ को महत्व देता था। सैंड्रो की चुनौती से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजकुमार ओब्सिडियन ने राजकुमारी शिया का खुलेआम दमन शुरू कर दिया था। डार्क मून सिटी में हालात खराब थे। कोई नहीं जानता था कि युद्ध कब शुरू हो जाएगा। अगर वह राजधानी में जा सके तो खतरा बहुत कम हो जाएगा। बस एक ही बात थी कि जहर बनाने का नुस्खा बस एक धोखा था, ठीक वैसे ही जैसे एक महागुरु के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी पहचान। वे निश्चित रूप से समय की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते थे। इसके अलावा उसने जहर वाले अजगर के साथ एक सहजीवी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जब तक वह जहर वाले अजगर की मुहर हटाने में मदद नहीं कर सकता, उसके लिए कहीं भी जाना व्यर्थ था। कुछ सोचने के बाद चेन रुई ने सहजता से जवाब दिया, मास्टर ने अपने ही एडिटिव्स इस्तेमाल किए हैं। लगता है इसमें मेलामाइन और सूडान रेड मिला हुआ है। मैं इनमें से कुछ ही जानता हूँ। फिर भी मैं मास्टर एल्दास को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मैंने अभी तक पर्याप्त ट्यूशन फीस जमा नहीं की है और मुझे उन्हें अपना गुरु कहने की इजाज़त नहीं है। इन 2 अजीबोगरीब एडिटिव्स के नाम सुनकर कैंप का उत्साह बढ़ गया। वह मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस तो दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें इन एडिटिव्स की पूरी रेसिपी ढूंढने में मदद करनी होगी। सचमुच? चेन रुई का आश्चर्य शब्दों से परे था। लिच मास्टर ने प्रशिक्षु को समझाना जारी रखा, मैं एक औषधि मास्टर हूँ। मैं बस मेलामाइन और सूडान रेड का अकादमिक अध्ययन करना चाहता हूँ। औषधि विज्ञान का प्रशिक्षु होने की लागत काफ़ी ज़्यादा है। तुम्हारे लिए यह एक दुर्लभ अवसर है। एक बार इसे गंवा देने के बाद ये फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या आप इसे पढ़ने के बाद खाना बनाने वाले हैं? चेन रुई ऊपर से थोड़ा हिचकिचाया और आखिरकार उसने सिर हिला दिया। कैंप ने जांच की कि कोई आसपास है या नहीं और एक छोटा सा चमड़े का थैला निकाला। उसने उसे चेन रुई को देते हुए फुसफुसाया, इसमें 50 बैंगनी क्रिस्टल के सिक्के हैं। पहले तुम इन्हें ले लो। इसके अंदर एक जादुई संचार पत्थर भी है, जिसका इस्तेमाल तुम 10 बार तक कर सकते हो। मैं तुरंत राजधानी लौट सकता हूँ।
नुस्खा मिलने के बाद बेझिझक मुझसे संपर्क करना, मैं तुम्हें संतोषजनक कीमत दूंगा। जादुई क्रिस्टल के सिक्के काले क्रिस्टल, बैंगनी क्रिस्टल और सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में अवरोही मूल्य के साथ व्यवस्थित हैं। प्रत्येक प्रकार के बीच विनिमय दर 1 से 100 तक थी। एक 3 सींग वाले गेंडे को किराए पर लेने की कीमत 20 सफ़ेद क्रिस्टल सिक्के हैं। राजधानी के लोग वाकई बहुत उदार हैं। 50 बैंगनी क्रिस्टल सिक्के, कम से कम कुछ समय के लिए, भले ही एथेना यहाँ न हो, नीली झील तक परिवहन शुल्क और बारबेक्यू शुल्क अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चेन रूई को बस यही लगा कि लिच का झुर्रीदार चेहरा किसी बड़े दिल वाले परोपकारी व्यक्ति जैसा प्यारा लग रहा था। उसने घबराकर चमड़े का छोटा सा थैला लेने का नाटक किया और उसे अपनी बाहों में रख लिया। फिर उसने किताब में देखी कई दुर्लभ जहरीली चीज़ों का जिक्र किया। कैंप उन्हें ऐसे उतार रहा था मानो वे कोई खजाना हो। चेन रूई ने उसे चेतावनी दी कि वह किसी को कुछ न बताए, फिर वह मुड़कर चला गया। चेन रूई ने स्वाभाविक रूप से इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन वह बस अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। कैंप ने अपना वाइन का गिलास पकड़ा और एथेना और अन्य लोगों को ढूंढने के लिए हॉल की ओर वापस चलते हुए वाइन पी ली। राजकुमारी शिया के पास एथेना और एलिस को देखकर चेन रूई हिचकिचाया कि क्या उसे जाना चाहिए। तभी उसने दूरी पर पहली सुंदरी राजकुमारी शिया की 2 ठंडी आंखों को देखा। शिया की ठंडी निगाहें उसकी आंखों में पड़ीं और कड़कती ठंड से चेन रूई लगभग कांप उठा। शुक्र है, शिया ने बस उसे यूं ही देखा और नजरें फेर लीं। इस राजकुमारी की खूबसूरती उसकी ठंडक जितनी ही बेमिसाल थी। छोड़ो, बात आगे नहीं बढ़ाते। भोज के बाद राजधानी से आए मेहमानों का रुकने का कोई इरादा नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, वे तुरंत चले गए। जैसे ही चेन रूई प्रयोगशाला में वापस जाने को हुआ, उसे कागुरोन ने भीतरी प्रांगण के प्रवेश द्वार पर रोक दिया और कहा कि राजकुमारी को उसे अकेले बुलाना है। क्या यह इनाम है? चेन रूई की आंखें चमक उठीं। शिया योजना की अंदरूनी सूत्र थी। अब जब उसने एक असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली है, उसकी स्पष्ट इनाम और सज़ा देने की शैली को देखते हुए कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही। शिया ने उसे जिस जगह बुलाया था वह परिषद भवन नहीं, बल्कि भीतरी आंगन का बगीचा था। चेन रूई कागुरोन के पीछे पीछे भीतरी आंगन में पहुंच गया। वह पहली बार भीतरी आंगन के आवासीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। यहाँ सुरक्षा बाहरी आंगन की तुलना में कहीं अधिक कड़ी थी। हालांकि शाही उद्यान बस एक छोटा सा तालाब था जिसके पास घास और पौधों से भरा एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। यह उन सम्राटों और रईसों के अवकाश स्थलों से तुलना करने योग्य नहीं था जिनकी उसने कल्पना की थी। राजकुमारी शिया तालाब के किनारे खड़ी होकर चुपचाप पानी की सतह को निहार रही थी। हवा उसकी सफ़ेद पोशाक को हल्के से हिला रही थी। उसकी पतली पीठ को देखकर ही उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। दानव लोक की शांत बैंगनी चांदनी के नीचे यह एक सुंदर कलाकृति की तरह लग रहा था, जिसके सन्नाटे में एकाकीपन की हल्की सी झलक थी। कागुरोन ने झुककर कहा, महामहिम, चेन रूई को यहाँ लाया गया है। चेन रूई को कागुरोन की बातें बहुत परेशान कर रही थीं। क्या लाया गया है? मैं अब हीरो हूँ, कैदी नहीं। कागुरोन, आप पहले जा सकते हैं। कागुरोन के जाने के बाद शिया धीरे से चेन रूई की ओर मुड़ा। पहली बार चेन रूई राजकुमारी रॉयल के साथ अकेला था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि सुंदरता तो भयावह थी ही, साथ ही ठंडक भी। उसने जल्दी से सलाम किया, राजकुमारी रॉयल के आदेश की प्रतीक्षा में। आज अखाड़े में, हालांकि तुम शरारती थे, फिर भी मैं तुम्हारी बुद्धि और अनुकूलनशीलता से हैरान हूँ, शिया ने ठंडे स्वर में तारीफ के संकेत के साथ कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर सैंड्रो को जहर देकर क्यों मारा गया। जहाँ तक मुझे पता है, एल्दास में जहर का स्तर इतना नहीं बढ़ा है। क्या तुम्हें महागुरु की विरासत से नया ज्ञान मिला है? आखिर भाई सुन वुकोन के बारे में कहानियां तो काल्पनिक थीं। चेन रूई इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी कमियां उजागर न करने के लिए समझाया, दरअसल सैंड्रो की मौत उसकी ही औषधि से हुई थी। जब मैंने आखिरी जहर पिया तो मैंने एक खास तरीके से कुछ देर के लिए अपने मुंह में रखा। फिर बदबूदार औषधि बनाने के बाद मैंने जानबूझकर उसमें कुछ थूक दिया। अंत में जहर इतना भयानक था कि सैंड्रो हरे धुएं में बदल गया। ये सचमुच उसे उसकी ही दवा का स्वाद चखा रहा था। दरअसल चेन रूई ने फिर भी झूठ बोला। सैंड्रो की जान लेने वाला जहर उसे कल जहरीले ड्रैगन पगलियों से मिला जहर था। उसने उसे एक छोटी सी बोतल में रखा था। शुरुआत में उसने उसे एहतियात के तौर पर रखा था, लेकिन सैंड्रो की क्रूरता ने उसके जानलेवा इरादे को और बढ़ा दिया। इसलिए उसने तुरुप का पत्ता चलाकर पिछली सारी हरकतें इस जहर के अस्तित्व को छिपाने के लिए की। चेन रूई के सुपर सिस्टम के अलावा एक अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन भी पगलियों के विष का प्रतिरोध नहीं कर सका। सैंड्रो की तो बात ही छोड़िए, उसे उसकी ही दवा चखा रहे हो। बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत होशियार हो। शिया ने सिर हिलाया। चेन रूई ने आगे कहा, दरअसल ये सब तो गुरुजी ने ही सोचा था। मैंने तो बस कुछ छोटे छोटे विचार सहज ही जोड़ दिए। मैं राजकुमारी रॉयल की बुद्धिमत्ता की बराबरी कैसे कर सकती हूँ? विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है।
एल्दास की क्षमता के बारे में मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ, शिया ने आह भरी। तुम कब से दानव लोक में हो? इस लड़ाई के बाद तुमने एल्दास की प्रशंसा और विश्वास पूरी तरह से जीत लिया है। एथेना का स्तर हमेशा बहुत ऊंचा रहा है, लेकिन वह तुम्हें पहले से ही एक सच्चा दोस्त मानती है। मेरी गुस्सैल बहन ने भी तुम्हारे बारे में मुझसे बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को नज़रअंदाज करती रही हूँ। छोटी लोली ने मेरे पीछे अच्छी बातें कहीं। चेन रूई सचमुच हैरान रह गई। कम से कम उसमें ज़मीर तो है। आज भोज में क्या मास्टर कैंप ने तुम्हें मनाने की कोशिश की थी? शिया ने चेन रूई के आश्चर्य भरे चेहरे को देखते हुए शांति से पूछा। अपनी बुद्धि से तुम्हें एथेना या दूसरों से डार्क मून एस्टेट की खतरनाक स्थिति के बारे में पता लगाना चाहिए था। क्या कैंप का प्रस्ताव सबसे अच्छा मौका नहीं है? चेन रूई को लगा जैसे उसके मन की बात समझ ली गई हो। शिया ने न सिर्फ सफलता को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया, बल्कि कई चीज़ों का सटीक विश्लेषण भी किया। वह वाकई एक बेहद शांत महिला थी। मैं प्रतिभा को सचमुच महत्व देती हूँ। अच्छा होगा अगर तुम भी एल्दास जैसी प्रतिभा हो और शोध पर ध्यान केंद्रित करो। शिया ने सिर हिलाया और अफसोस से कहा, दुर्भाग्य से तुम्हारी बुद्धिमत्ता और दिमागी खेल ही मुझे बेकाबू कर रहे हैं। तालाब का शांत पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। गिरी हुई पंखुड़ियां और पत्तियां एक खास बल क्षेत्र के प्रभाव में धीरे धीरे ऊपर की ओर उछलीं। बल क्षेत्र का केंद्र शिया था। एक पल में चेन रूई को बस इतना महसूस हुआ कि पूरे बगीचे की चांदनी फीकी पड़ गई और उसे हर तरफ से ठंड ने घेर लिया। उसके लिए एक साथ हिलना डुलना मुश्किल हो गया। ये स्पष्ट था कि राजकुमारी रॉयल की ताकत एथेना से कहीं ज्यादा थी। चेन रूई चौंक गई और जल्दी से बोली, राजकुमारी रॉयल, कृपया मुझ पर भरोसा करें। शिया की आवाज़ में ठंडक बढ़ती जा रही थी और वह मुझे डराने लगी। तुम इंसान हो। मुझे सच में तुम्हारे वफादार रहने की कोई वजह नहीं सूझ रही। माफ़ करना, मैं एक सच्चा वफादार शिष्य चाहती हूँ, बजाय किसी ऐसे भावी महागुरु के जो कभी भी राजकुमार ओब्सिडियन के लिए विश्वासघात कर सकता है। चेन रूई जल्दी से बोला, अरे यार, क्या मैं इतना बदकिस्मत हूँ? सुपर सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ है। शिया की चिंताएं बेवजह नहीं थीं। अगर चेन रूई ने सचमुच राजकुमार ओब्सिडियन के प्रति वफादारी की शपथ ली होती, तो न सिर्फ वह आज की चुनौती का राज उजागर कर देता, बल्कि ग्रैंड मास्टर की शक्ति भी राजकुमार ओब्सिडियन की ताकत को दोगुना कर देती, जिससे डार्क मून उसका मुकाबला नहीं कर पाता। शुरुआत में उसका इरादा चेन रूई को चेतावनी देने का था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे कुछ अनिश्चितता महसूस हुई और धीरे धीरे उसकी हत्या की मंशा और गहरी होती गई। राजकुमार ओब्सिडियन द्वारा सैंड्रो को भेजे जाने की घटना से वर्तमान स्थिति पहले से ही काफी विकट थी। अब और कोई गलती नहीं होने दी जाएगी। जैसा कि उसके पिता ने एक बार सिखाया था, अगर किसी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो दुश्मन भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। चेन रूई ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वह चिल्लाया, रुको, अगर मुझे विश्वासघात करना ही था तो मैं राजधानी वालों के साथ क्यों नहीं चला गया? शायद आपने जासूस बने रहने का वादा किया है। ये तर्क तो बहुत जबरदस्त है ना? ये बहनें कितनी निर्दयी हैं। ये देखकर कि हत्या का इरादा और भी भयावह होता जा रहा है, चेन रूई ने झट से तर्क दिया, महागुरु के उत्तराधिकारी के रूप में मेरी पहचान के साथ अगर मैं राजधानी जाऊंगी तो राजकुमार ओब्सिडियन मुझे जरूर महत्व देंगे। मैं वहां रहकर जासूस क्यों बनूंगी? शिया ने व्यंग्य किया। हाँ, अगर ऐसा है तो तुम अभी तक क्यों रुके हो? चेन रूई एकदम से अवाक रह गई। उस कथन के अनुसार स्थिति को स्पष्ट रखते हुए भी मैं मूर्ख नहीं हूं तो क्या हूं? क्या मुझे सच बोलना जरूरी है? अंत और भी बुरा हो सकता है, मैं और पगलियों दोनों मर सकते हैं। हाँ, मैं ऐसी स्थिति में क्यों रहूं? चेन रूई ने बहाने ढूंढते हुए टालने की कोशिश की। राजकुमारी, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? उसका तनाव आइसबर्ग रॉयल सिस्टर की तीखी नज़रों से बच नहीं सका। शिया को और भी यकीन हो गया कि उसे कोई समस्या है। तालाब का उबलता पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और एक राक्षस का रूप धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। चेन रूई का तनाव बढ़ता ही जा रहा था। ये कदम एक जबरदस्त हत्या का कदम साबित होने वाला था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके पास महामहिम की विरासत का संरक्षण नहीं था। अगर होता भी तो भी उसकी मौत हो जाती। सुपर सिस्टम, लानत है देरी की। बेईमान समय और स्थान प्रशासन। राजकुमारी, मुझे मजबूर मत करो। चेन रूई जानता था कि यह जीवन और मृत्यु का क्षण था और वह पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं ये कभी नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। सोच विचार के बाद वह केवल एलिस को जहर देने की धमकी ही दे सकता था। हालांकि इस तरह जहरीले अजगर का पर्दाफाश हो जाता। जहरीले अजगर की स्थिति अब सीलबंद होने के कारण परिणाम और भी बुरा होने की संभावना थी, लेकिन अगर वह कुछ नहीं कहता तो वह तुरंत मर जाता। यकीनन वह विशालकाय प्राणी हवा में रुक गया, एकाग्रचित लेकिन स्थिर। चेन रूई ने चमड़े का छोटा थैला निकाला और जोर से बोला, पहली बात यह है कि कैंप ने आज मुझे अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी।
उसने मुझे राजधानी शहर वापस आने का न्योता भी दिया था ताकि सैंड्रो को मारने का नुस्खा पता चल सके। हालांकि नुस्खा नकली है, लेकिन महागुरु की विरासत असली है। मैं ज़रूर जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं कसम खाता हूँ, मैंने राजकुमारी रॉयल को कभी धोखा नहीं दिया, और मैं डार्क मून कभी नहीं छोड़ूंगा। इस दृढ़ स्वर ने शिया को भावुक कर दिया और वह सोचने लगी, जब यही हाल है तो इस इंसान के यहाँ रहने का क्या मतलब है। मास्टर चैलेंज में दिखाई गई अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वह ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों कर रहा है। मैं आगे क्या कहने वाला हूँ, अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो शायद राजकुमारी शाही मुझसे नफरत करेंगी। चेन रूई को लगा कि उसके शरीर के आसपास का दबाव अब कम हो गया है, लेकिन शायद बाद में यह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वह मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया, अपनी बातों को व्यंजनापूर्ण बनाने की कोशिश करते हुए, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ भावनाओं जैसा है, ये बिना किसी चिंता के आता है, इसे नियंत्रित करना नामुमकिन है। ये तब शुरू होता है जब मैं। शिया कुछ सोच रही थी और उसकी आंखें और भी अजीब होती जा रही थीं। जब चेन रूई ने दांत भींचे और नीली झील वाली घटना बताने को तैयार हुआ तो वह अचानक बोल पड़ी, रुको, मत कहो। चारों ओर का जानलेवा माहौल अचानक गायब हो गया, पानी धीरे धीरे कम हो गया, चांदनी ने अपनी हल्की बैंगनी ठंडक फिर से हासिल कर ली। शिया के रवैये में अचानक आया बदलाव चेन रूई की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। राजकुमारी रॉयल, शिया ने थोड़ा गुस्सा दिखाया, ऐसा मत कहो, ऐसे ख्वाब देखना बंद करो। ख्वाहिशें माना तो ये एक धमकी है। अजीब बात यह है कि मैंने धमकी का जिक्र तक नहीं किया। इस अप्रत्याशित मोड़ ने चेन रूई के दिमाग को एक बार में चौंका दिया। ये चेन रूई, मेरी बात सुनो। शिया की सांसें धीरे धीरे सामान्य हुईं और उसने शांति से कहा, आज तुम्हें गलत समझना मेरी गलती है। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने वादा किया था कि जब तुम एक खास मुकाम हासिल कर लोगे तो मैं तुम्हें किया दूंगा। मेरे लिए और तुम्हारे लिए ये नामुमकिन है। अगर तुम इसके लिए रुक रहे हो तो मुझे बहुत अफसोस है। जब चेन रूई ने आखिरी वाक्य सुना तो उसे शिया को पहली बार देखते ही अपनी नासमझी याद आ गई, और जब वह महल से बाहर निकला तो डार्क एल्फ की सलाह याद आई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि शिया ने क्या गलत समझा था। अद्भुत गलतफहमी, ये सही समय पर आया। लूसीफर परिवार के शक्तिशाली निगमनात्मक कौशल का शुक्रिया, वरना सब खत्म। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उसे अब और बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए और धमकी भरी बात नहीं कहनी चाहिए। अब सबसे अच्छा तरीका यही था कि इस गलती का पूरा फ़ायदा उठाया जाए और उसके दिल में एक प्रशंसक की छवि और मजबूत की जाए ताकि फिर से शक न हो। चेन रूई खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था और ऊपर से गंभीर दिख रहा था। मुझे ही माफ़ करना चाहिए। मैं तो बस एक इंसान हूँ, एक शक्तिहीन कमज़ोर, लेकिन मैंने ही आपके शाही महाराज के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर दीं। आज मुझे यकीन नहीं था कि मैं सैंड्रो के आत्माभक्षी जहर पर काबू पा पाऊंगा या नहीं। महागुरु की शक्ति सर्वशक्तिमान नहीं होती। एक बार तो मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस पल मुझे अचानक लगा कि दुनिया की सबसे लंबी दूरी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी नहीं है। ये तब था जब मैं आपके सामने खड़ा था, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं। बस करो। शिया की आंखों में ठंडक झलक रही थी। मैं ये एक बार कहूंगी, अगर तुमने फिर से ऐसा कहने की हिम्मत की तो मर जाओ। अगर तुमने ये ख्याल फिर से मन में लाया तो मर जाओ। अगर आज की बात फैल गई तो मर जाओ। शिया ने बोलते हुए एक जानलेवा भाव प्रकट किया, लेकिन पहले वाले असली जानलेवा भाव की तुलना में ये भीड़ के भेष में भीड़ जैसा भाव था। चेन रूई को लगा कि वह उलझन में है। चूंकि वह अपने उद्देश्य तक पहुंच गया था, इसलिए वह शिया की अंतिम सीमा को चुनौती नहीं देगा। शिया की ठंडी आंखें धीरे धीरे अकेली हो गईं और उसकी ठंडी आवाज़ आई, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं, यहाँ से चले जाओ। चेन रूई, जो हमेशा से ही चौकन्ना रहा था, ने राहत की सांस ली और जान गया कि उसने परीक्षा पास कर ली है। हालांकि वह मन ही मन सुपर सिस्टम के डिज़ाइनर को डांट रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी दूरी यह नहीं है कि मैं शाही बहन के सामने खड़ा हूं, बल्कि यह है कि शाही बहन को यह नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूं, बल्कि यह है कि उस लानत सुपर सिस्टम के शुरू होने में अभी 7-8 घंटे बाकी हैं। जैसे ही मैं इन घंटों को पार कर लूंगा, हे सुपर सिस्टम फट जाएगा। फिर मेरा अंडरवियर उलझ जाएगा और मेरे पास एक महाशक्ति होगी। शाही बहन चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हार माननी ही पड़ेगी। अब से तुम डार्क मून सिटी में रहने या छोड़ने का फैसला कर सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शिया की आवाज़ ने चेन रूई के कदमों को रोक दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिया पलटकर तालाब की ओर मुंह कर चुकी थी। उसकी पीठ अब भी सुंदर थी, लेकिन थोड़ी अकेली थी। चेन रूई को अचानक एहसास हुआ कि उसके मजबूत रूप की पीठ कितनी दयनीय और अकेली थी। मैं रुकूंगा। चेन रूई ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे जवाब दे रहा है या खुद को याद दिला रहा है। फिर वह बाहर चला गया। शिया पानी की सतह को निश्चल भाव से देखती रही। ये बिल्कुल वैसा ही अकेलापन था जैसा उसके पहली बार आने पर था।
प्रयोगशाला में लौटने पर आज सुर्खियों में छाए डार्क एल्फ मास्टर ने उसे बुरी तरह डांटा। जब भी वह लाखों लोगों की निगाहों के सामने जहरीली गैस छोड़ने के दृश्य के बारे में सोचता तो एल्डास उस घटिया विचार देने वाले को मार डालने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। समस्या ये थी कि सैंड्रो का जहर भी चेन रूई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए यह आवेग उसके दिल में ही दबा रह गया। हालांकि शिया की तुलना में उत्तेजित डार्क एल्फ को संभालना ज्यादा आसान था। चेन रूई ने बिना ज्यादा मेहनत किए सैंड्रो की मौत का कारण बता दिया। हालांकि एल्डास उस इंसान के इस मूर्खतापूर्ण विचार से नाराज था, लेकिन सैंड्रो को मारने में उसकी मदद के लिए ज्यादा आभारी था। बस अफसोस इस बात का था कि आत्माभक्षी जहर अब उपलब्ध नहीं था और उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता था। रात में चेन रूई अभी भी सो नहीं पाया था, लेकिन वह सुपर सिस्टम के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब चेन रूई की पलकें भारी हो गईं और वह सोने से खुद को रोक नहीं सका, उसके दिमाग में एक अधिसूचना ध्वनि डिंग गूंज उठी। आत्मा को पुनः शून्यता में परिष्कृत करना। नवजात आत्मा पूर्ण हुई। अमर तलवार का म्यान खुल गया। लाखों तलवारें वापस आईं। राजकुमार ऑब्सीडियन मरो, खूनी साम्राज्य और डार्क शैडो साम्राज्य नष्ट करो। शाही बहन लोली, सायरन और हिंसक लड़की मेरी रखेल बनो। दानव क्षेत्र को एकीकृत करो। कोई भी असहमत होने का साहस नहीं करता। उपरोक्त कथानक शुद्ध कल्पना थी। यदि समानताएं होती तो यह असंभव था। वास्तविक स्थिति ये थी, सुपर सिस्टम शुरू हो गया है। क्या आप प्रवेश करना चाहते हैं? चेन रूई की तंद्रा तुरंत गायब हो गई और उसने तुरंत पुष्टि की, हाँ। जवाब देने के तुरंत बाद चेन रूई के दिमाग में बूम की आवाज आई। फिर एक अजीब दृश्य सामने आया। न आसमान था, न जमीन, हर तरफ धुंधल का था। चेन रूई की चेतना कुछ देर के लिए अंदर ही अंदर तैरती रही। ऐसा लगा जैसे कोई अनंत त्रिआयामी स्थान हो जिसमें जीवन और स्फूर्ति न हो। वह एक अजीब सी मौत जैसी शांति से भरा हुआ था। क्या ये लंबे समय से प्रतीक्षित सुपर सिस्टम है? संदेश आया। शुरुआती 100 आत्माएं प्राप्त हो गईं। गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल को सक्रिय करने की आवश्यकता पूरी हो गई है। क्या आप इसे सक्रिय करना चाहते हैं? गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल, नाम तो ठीक लगता है। चेन रूई ने उम्मीद से पुष्टि की, हाँ। आसपास का दृश्य फिर बदल गया। चेन रूई एक बड़े हॉल में था। हॉल प्राचीन और सादा था। तैरता हुआ कोहरा तारों जैसी चमक से जगमगा रहा था, एक रहस्यमय और आकर्षक स्वभाव का एहसास दिला रहा था। ये हॉल मानो उस जगह के भीतर ही लटका हुआ था। सीढ़ियों से नीचे देखने पर पूरे स्थान पर एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता था। चेन रूई ने बस गैलेक्सी डिविनिटी मंदिर में जाकर उसे देखने के बारे में सोचा और फिर उसे तुरंत मंदिर में टेलीपोर्ट कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि सुपर सिस्टम का इंटरफेस बहुत उपयोगकर्ता अनुकूल था। किसी कीबोर्ड या माउस की जरूरत नहीं थी। वह बस अपने विचारों से ही आगे बढ़ सकता था। हॉल का विशाल विस्तार कल्पना से परे था। विशाल उभरे हुए स्तंभ और साफ सुथरी चौकोर टाइलें शानदार थीं। हालांकि बीच में रखे एक प्राचीन सिंहासन को छोड़कर पूरा हॉल खाली था। चेन रूई सिंहासन पर बैठने आया और उसने महसूस किया कि हॉल पारदर्शी था, क्योंकि वह बाहर से सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। उस समय अजीब रोशनियां चमक रही थीं और दो चमकती हुई अति पतली स्क्रीन उसकी आंखों के सामने तैर रही थीं। चेन रूई ने एक स्क्रीन पर नजर डाली और जैसे ही उसने सोचा, स्क्रीन अचानक बड़ी हो गई। धमाका! स्क्रीन हल्के बिंदुओं में बिखर गई और तेजी से एक मानव शरीर की त्रिआयामी छवि में बदल गई। ये पारदर्शी थी और बिल्कुल चेन रूई की तरह ही कपड़े पहने हुए थी। इसे मन से घुमाया जा सकता है। इसके बगल में एक तैरता हुआ पाठ्य विवरण था, जो असल में चीनी भाषा में था और जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था। शीर्षक: कोई नहीं। विकास स्तर: कोई नहीं। अनुभव मूल्य: 0%। आभा मान: 0। व्यापक शक्ति मूल्यांकन: मान बहुत कम है, अनदेखा किया गया। ये स्टेटस बार होना चाहिए ना। आभा। शीर्षक: इसमें अनुभव का मूल्य क्यों है? क्या यह एक खेल है? चेन रूई को बस थोड़ा सा परिचित लगा। क्या सुपर सिस्टम भगवान एक ने बनाया है? इन्फिनिटी रीलोड कहाँ है? सब प्लॉट कहाँ है? सुपर सैयान का वंश कहाँ है? वह तुरंत भड़क गया। वैल्यू बहुत कम है, नज़रअंदाज करो। क्या होता है? इतनी मेहनत के बाद बदले में ये शर्मनाक हालत मिलती है। सिस्टम ने फिर से पूछा, क्या आप लेस देन स्वचालित आभा अवशोषण ग्रेटर देन फंक्शन को सक्रिय करना चाहते हैं? चेन रूई ने उत्सुकता से सक्रियण की पुष्टि की। आभा मान 0 से 1 तक बढ़ने के अलावा कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। ये सचमुच एक और झूठ है। चेन रूई ने अपना विचार बदल दिया। स्क्रीन अपनी मूल स्थिति में लौट आए और उसने दूसरी स्क्रीन पर देखा। यह एक कौशल वृक्ष प्रतीत हो रहा था। एक वृक्ष जैसी आकृति जिसकी जड़ों में रोशनी चमक रही थी, बाकी सब धूसर थीं। जड़ों पर लगी रोशनियां 2 चिन्ह थीं। जब चेतना उस चिन्ह पर केंद्रित होती तो वह संगत गति वीडियो बन जाता। पहला था मानव शरीर में बदलती रोशनी।
लेस देन सांस रोकना, ग्रेटर देन निष्क्रिय क्षमता स्वयं की शक्ति का निम्नतम स्तर दिखाती है। अन्य पक्ष उपयोगकर्ता के मन को नहीं देख सकते, रद्द किया जा सकता है। दूसरा एक पत्थर पर रखा गया हाथ था और पत्थर बारूद के ढेर में बदल गया। लेस दैन आभा रूपांतरण, ग्रेटर दैन सक्रिय कौशल, विभिन्न विशेष ऊर्जा पदार्थों को आभा में परिवर्तित करने और अवशोषित करने में सक्षम। प्रत्येक बार एक अतिरिक्त आभा मूल्य खर्च होता है, 30 मिनट तक रहता है। अगर चेन रूई वाकई ताकतवर होता तो यह उपयोगी होता, लेकिन अब वह दानव क्षेत्र में सबसे कमजोर स्तर पर था। लेस देन सांस रोकने, ग्रेटर दैन का कौशल व्यावहारिक रूप से बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था। लेस दैन आभा रूपांतरण, ग्रेटर दैन का भी कोई खास महत्व नहीं था। आभा को खाया नहीं जा सकता था और न ही उड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये पूरी तरह से बेकार था। चेन रूई का तुरंत सफलता पाने का सपना पूरी तरह टूट गया था। उसका मूड बहुत खराब था, वह बेहद उदास था। ये सुपर सिस्टम है, खेलने में तो बहुत ही खराब है। इतने खूबसूरत और यथार्थवादी ग्राफिक्स का क्या फ़ायदा। इस समय घृणित संकेत फिर से सुनाई दिया। शरीर में उच्च शुद्धता वाली जीवन ऊर्जा पाई जाती है, क्या आप इसे आभा में परिवर्तित करना चाहते हैं? चेन रूई आभा के प्रति काफी नाराज था और गुस्से से जवाब दिया, हाँ। उसी समय नीली झील के किनारे लेटे एक आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। शरीर में चल रहा सहजीवी संकुचन अचानक बदल गया, मानो कोई अथाह खाए उसकी शक्ति, यहाँ तक कि उसके जीवन को भी निगल रही हो। उसे रोका नहीं जा सकता था। काफी देर बाद भयानक भक्षण शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई। पगलियों का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी और ताकत दोनों ही बहुत कम हो गई हैं। वह इस बात से भी घबरा गया था कि उसने कभी सहजीवी अनुबंध में ऐसी असामान्यता के बारे में सुना ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? पगलियों ने डर के मारे हौंफते हुए कहा, क्या उस इंसान को कुछ हुआ है? अगर मैं उसकी जांच कर सकूं तो अच्छा होगा। भाड़ में जाए ये सील। चेन रूई, जो सर्जक था, को पगलियों के डर का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह सिर्फ इतना देख पा रहा था कि आभा का मान तेजी से बढ़ रहा था और अनुभव का मान भी बढ़ रहा था। मानव शरीर की पारदर्शी छवि में उसकी कमर का एक अहम हिस्सा सफ़ेद रोशनी में चमकने लगा। चेन रूई बिल्कुल अवाक रह गया। किस विकृत व्यक्ति ने सुपर सिस्टम डिज़ाइन किया? वह हिस्सा क्यों चमक रहा है? क्या तथाकथित उच्च शुद्ध जीवन ऊर्जा किसी प्रकार का सार है? अगर ऐसा है तो बहुत कुछ है, कम से कम 10 करोड़। इससे पहले कि वह गलत दिशा में सोचता, संकेत फिर से सुनाई दिया। आभा रूपांतरण सफल रहा। आभा मान 2000 पर है और अनुभव मान 100% पर है। प्रारंभिक विकास आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। क्या आप शरीर शुद्धिकरण शुरू करना और विकास पूरा करना चाहते हैं? शुरू करो। इस संकेत ने उसकी आशा को जगा दिया और वह तुरंत सहमत हो गया। पुष्टि करते ही उसे लगा कि मंदिर के बाहर का स्थान अत्यंत चमकदार रोशनी बिखेर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्थान में कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ हो। विस्फोट इतना जोरदार था कि चेन रूई के दिमाग में भूचाल आ गया। वह तुरंत बेहोश हो गया। अगली सुबह एलिस, जो सैंड्रो की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए समर्पित थी, एथेना को साथ लेकर उत्साहित होकर प्रयोगशाला की ओर दौड़ी, लेकिन उसे शैतान ने बताया कि चेन रूई अभी भी कमरे में सो रहा है। मैं तो उठ चुकी हूँ, लेकिन ये आदमी अभी भी सो रहा है। एलिस असंतुष्ट होकर बड़बड़ाए, इसे मेरे लिए जगा दो। स्ली ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह एलिस और एथेना के साथ चेन रूई के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। इस समय तक चेन रूई पहले ही कालकोठरी उपचार से मुक्त हो चुका था और प्रयोगशाला के मानक कमरे में रह रहा था। मालिक, एलिस आ गई है, कृपया उठ जाए। शैतान ने दरवाज़ा खटखटाया और मेहनती दिखते हुए जानबूझकर चिल्लाया। हालांकि कमरे में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शैतान ने फिर से जोर से दस्तक दी, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चेन रूई, मैं तुम्हें खुद जगा रही हूं, पर तुम सुनने की हिम्मत नहीं कर रहे। एलिस ने दरवाज़ा जोर से बंद किया। अगर तुमने अब भी दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अंदर आऊंगी और तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करूंगी। उन शब्दों से शैतान को पसीना आ गया। एथेना ने अपनी नाक रगड़ी और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने छोटी राजकुमारी को दरवाज़ा पीटने से रोका। उसने दरवाज़ा धक्का दिया और बेचारा लकड़ी का दरवाज़ा तलवारबाज की राक्षसी शक्ति से चकनाचूर हो गया। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर तीनों हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि चेन रूई बिस्तर पर पड़ा है। पता नहीं वो जिंदा है या मर गया। बिस्तर गहरे रस से भीगा हुआ था और उससे बहुत बुरी गंध आ रही थी। चेन रूई मास्टर, उनमें से 3 ने एक साथ कहा। शाही महल का बाहरी प्रांगण, एल्दास की प्रयोगशाला। राजकुमारी शिया ने भौहें चढ़ाईं और एल्दास से पूछा, ये कैसे हुआ? मुझे भी यकीन नहीं है, एल्दास कुछ सोचते हुए लग रहा था। बहुत मुमकिन है कि यह कल की चुनौती की वजह से हुआ हो। सैंड्रो को साम्राज्य के पहले जीनियस का खिताब उसकी किस्मत से नहीं मिला था। जहर की आखिरी बोतल शायद सामान्य सीमा से कहीं ज्यादा खतरनाक रही होगी। भले ही चेन रूई को ग्रैंड मास्टर का संरक्षण प्राप्त हो, फिर भी वह इससे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकता था।
इसीलिए ऐसी बेहोशी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। गॉस ने भी सिर हिलाया। मानव शरीर से निकलने वाले काले रस के आधार पर यह व्याख्या सबसे उचित होनी चाहिए। कल रात चेन रुई के जाने के बाद शिया अभी भी उसकी कही कुछ बातों से चिढ़ रही थी। अब जब उसने उसे जहर देकर बेहोश होते देखा और उसके जीने मरने का पता नहीं था, तो उसने आखिरकार खुद पर गौर किया। शुरुआत में वह इंसान डार्क मून की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, लेकिन वह खुद ही लगभग मर ही गया। उसके लिए ये वाकई नाइंसाफी थी। शिया ने आह भरते हुए पूछा, मालिक, वह कब जागेगा? एल्दास ने जवाब दिया, सबसे खतरनाक पल कल रात होना चाहिए था, लेकिन मुझे भी ध्यान नहीं आया। शुक्र है, वह बीत चुका है। फिलहाल उसकी हालत अपेक्षाकृत स्थिर है। थोड़े बुखार के अलावा कोई असामान्य बात नहीं है। हो सकता है कि महागुरु की शक्ति धीरे धीरे उन विषैले पदार्थों को नियंत्रित और निष्क्रिय कर रही हो। वह शायद थोड़ी देर बाद जाग जाएगा। चूंकि हमें सैंड्रो के आत्माभक्षी औषधि के विशिष्ट अवयवों की जानकारी नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई भी औषधि लेना उचित नहीं है। शिया ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। मैं सरकारी काम निपटाने जा रही हूँ। जैसे ही वह उठे, मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। एल्दास ने सिर हिलाया। गॉस थोड़ा हैरान हुआ। उसे राजकुमारी रॉयल का इस मानव प्रशिक्षु के प्रति विशेष ध्यान देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। एलिस और एथेना चेन रुई के बिस्तर के किनारे थे। काले दिल वाली छोटी लोली के चेहरे पर भी असामान्य चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इस समय स्ली ने मानव शरीर की गंदगी साफ कर दी थी। उसकी सांसें भी सामान्य थीं। बस उसका चेहरा अभी भी लाल था और हल्का बुखार अभी भी बना हुआ था। अंततः चेन रुई के चेहरे की असामान्य लालिमा धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। एथेना, जो हमेशा उस पर नजर रखती थी, ने सबसे पहले इस असामान्यता को पहचाना। फिर एलिस और स्ली दौड़कर उसके पास पहुंची। चेन रुई ने आंखें खोलीं। उसने एलिस और एथेना के चेहरे को आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? एथेना ने कहा, जब हम आए तो तुम बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। तुम्हें होश में आने में लगभग पूरा दिन लग गया। मैं बहुत चिंतित थी। एलिस ने आंखों में आंसू भरकर कहा। उसे यकीन नहीं था कि आंसू कितने सच्चे थे। तुम्हारे शरीर से बहुत सारा काला रस निकल रहा था। जब मैंने तुम्हारा शरीर पोंछने में तुम्हारी मदद की तो मैंने सब कुछ देखा। तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। ये शब्द सुनकर एथेना की आंखें भी झपकने से नहीं रुकीं। बगल में खड़ा स्ली अपने स्वामी के दानव देवता के स्तर तक के पीछा करने के कौशल की प्रशंसा कर रहा था। एथेना के बाद छोटी राजकुमारी भी। यद्यपि जटिल सोच वाला शैतान उन गपशपों के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन साथ ही उसे डर था कि वह बहुत कुछ जानता है और वह छोटी राजकुमारी द्वारा मारा जाएगा। इसलिए उसने मास्टर एल्दास को सूचित करने के लिए वहां से जाने का फैसला किया। एल्दास दौड़कर अंदर आया। जब उसने चेन रुई को जागते देखा तो उसने जल्दी से पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। चेन रुई ने अपने शरीर में एक बड़ा बदलाव महसूस किया, लेकिन उनके सामने कोशिश करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह उलझन में बोला, पता नहीं क्यों, पर यह अचानक ही हो गया। एलिस और अन्य लोगों ने जिस काले रस का उल्लेख किया है, वह शरीर की सफाई का परिणाम होना चाहिए। लगता है सैंड्रो का आत्माभक्षी जहर वाकई बहुत शक्तिशाली है। इसने सचमुच ऐसा असर किया है। कल मैं लापरवाह था। शुक्र है तुम ठीक हो। एल्दास अपनी धारणा पर ज्यादा यकीन कर रहा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अपने गुरु को बहाना ढूंढने में मदद करते देखकर वह स्वाभाविक रूप से उसी राह पर चल पड़ा और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे उसे अचानक ही कोई बात समझ आ गई हो। चेन रुई प्रारंभिक विकास के बारे में अधिक जानने के लिए बेताब था, इसलिए उसने थका हुआ होने का नाटक किया। मैं अभी भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। तुम अभी अभी जागे हो और फिर से सोना चाहते हो? एलिस ने असंतोष में अपने होंठ बाहर निकाले। चेन रुई को तब एहसास हुआ कि उसे अभी भी एलिस को एक कहानी सुनानी है। उसने झट से कहा, माफ करना छोटी राजकुमारी, आज मैं बहुत असहज हूँ। क्या मैं तुम्हें कल बता सकता हूँ? एथेना ने कहा, सब ठीक है। अंधेरा हो रहा है, चलो तुम्हारे ठीक होने तक इंतजार करते हैं। इतने समय से मैं तुमसे काफी संतुष्ट हूँ। पहले तुम्हें अपने शरीर को आराम देना चाहिए। छोटी लोली ने अपनी दुर्लभ समझदारी दिखाई, लेकिन उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी भी ऊपर उठा ली। तब तक मुझे कुछ दिलचस्प बताना मत भूलना। एल्दास ने चेन रुई को प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे, फिर सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। जब दरवाजा बंद हो गया तो चेन रुई उत्सुकता से अपनी चेतना में सुपर सिस्टम में प्रवेश कर गया, केवल अंतरिक्ष में एक मामूली बदलाव देखने के लिए जो उसकी स्मृति में विस्फोट हो गया। एक धुंधले स्थान में बादल जैसी गैस थी। गैस के चारों ओर धीरे धीरे तैरती हुई कुछ छोटी छोटी धूल थी। इन चीजों के अलावा चेन रुई को सहज ही महसूस हुआ कि एक गहरा बदलाव आया है। बिल्कुल सही, ये समय है। ये स्थान जो मूलतः मृत और अंतहीन था, अंततः समय की अवधारणा से जुड़ गया है। हालांकि स्थान परिवर्तन से चेन रुई को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग में नहीं रखा। उसने अपना दिमाग घुमाया, फिर वह सिंहासन पर प्रकट हुआ।
इस बार 3 प्रकाश पर्दे दिखाई दिए, पिछली बार की तुलना में एक अतिरिक्त पर्दा। साथ ही उसके मस्तिष्क में बड़ी मात्रा में नई जानकारी प्रसारित हुई। किरदार के स्टेटस पैनल में पारदर्शी चेन रुई लगभग पहले जैसी ही थी, बस उसकी कमर का हिस्सा मुट्ठी भर सफ़ेद लपटों से विकृत रूप से जल रहा था। उस लपट में एक शब्द अलकियाद दिखाई दिया। बगल में पाठ विवरण इस प्रकार था। शीर्षक, स्टार कलेक्टर। विकास स्तर 1 सितारा। अनुभव मूल्य 0%। आभा मान 21। व्यापक शक्ति मूल्यांकन A। मस्तिष्क में मौजूद नई जानकारी के अनुसार मानव शरीर में कुल 7 स्टार पल्स थे, जो स्टार पावर की 7 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। स्टार पावर वह शक्तिशाली शक्ति थी जो मानव शरीर में निहित थी और ब्रह्मांड की गहराई से मेल खाती थी, जबकि स्टार पल्स ही स्टार पावर का मूल था। अल्काइड पहला स्टार पल्स था, जो पहली अवस्था का नाम भी था। ये प्रारंभिक विकास के दौरान स्वतः सक्रिय हो जाता था, लेकिन ये प्रारंभिक विकास तक ही सीमित था। भविष्य में स्टार पल्स को सक्रिय करने के लिए वर्तमान अवस्था में महारत हासिल करना और फिर एक निश्चित स्थिति में सफलता प्राप्त करना आवश्यक था। प्रत्येक सक्रिय स्टार पल्स ने शक्तिशाली क्षमताओं और कौशल में एक बड़ी छलांग दी। अल्कायद के बाद अगली अवस्था मिजार थी। इसके बाद की अवस्थाओं को जानने के लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह पूरी तरह से मिजार अवस्था में न पहुंच जाए। जहां तक अनुभव मूल्य और समग्र शक्ति मूल्यांकन का प्रश्न है, ये शक्ति के आंकड़े प्रस्तुतिकरण थे। अनुभव मूल्य वर्तमान स्टार पावर अवस्था की दक्षता और उपयोग को दर्शाता था। अनुभव मूल्य के लिए 100% तक पहुंचना भी अगली अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता थी। स्किल ट्री की स्क्रीन भी बदल गई है। ऊपर एक अतिरिक्त परत चमक रही है जिसमें 3 नए आइकन जुड़े हुए हैं। ये स्टार कलेक्टर की नई क्षमताएं होनी चाहिए। लेस देन सूक्ष्म रूप, ग्रेटर देन निष्क्रिय क्षमता, घाव भरने की गति में वृद्धि, शारीरिक शक्ति और आत्मा के पुनर्जनन में तेजी लाना। लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें, ग्रेटर देन सक्रिय कौशल, लक्ष्य की स्थिति को पूरी तरह से समझना और उसका विश्लेषण करना। विकास स्तर के साथ क्षमता बढ़ती है। प्रत्येक उपयोग के लिए एक अतिरिक्त आभा खर्च होती है, 10 मिनट तक रहता है। लेस देन ऑरोरा शॉट, ग्रेटर देन सक्रिय कौशल, स्टार पावर, लंबी दूरी का हमला, जितनी अधिक दक्षता उतनी अधिक क्षति, उपयोग की सीमा हर 24 घंटे में 2 बार, वर्तमान उपयोग 22, प्रत्येक उपयोग के लिए अतिरिक्त 10 ऑरास खर्च होते हैं। वर्तमान में 5 अलग अलग कौशल थे। निष्क्रिय क्षमताएं थीं लेस देन श्वास रोकना, ग्रेटर देन लेस देन सूक्ष्म रूप, ग्रेटर देन सक्रिय कौशल थे लेस देन आभा रूपांतरण, ग्रेटर देन लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें, ग्रेटर देन और लेस देन ऑरोरा शॉट, ग्रेटर देन लेस देन एनालिटिकल आइज, ग्रेटर देन की गति छवि 2 आंखों से मंद प्रकाश उत्सर्जित करना थी। लेस देन ऑरोरा शॉट, ग्रेटर देन एक खुले हाथ से प्रकाश गेंद का एक शॉट था। वह निश्चित नहीं था कि लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें, ग्रेटर देन क्या कर सकती है। लेस देन सूक्ष्म रूप, ग्रेटर देन निश्चित रूप से एक बहुत ही व्यवहारिक निष्क्रिय क्षमता थी। जहां तक लंबी दूरी के हमले के कौशल की बात है, वह वास्तव में इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। चेन रुई ने अपने मन में उमड़ते उत्साह को दबा लिया और आखिरकार उसकी नज़र नए जोड़े गए तीसरे पर्दे पर पड़ी। उसके सामने विभिन्न आकृतियों के कई वास्तुशिल्प मॉडल प्रकट हुए, जिनमें गोदाम, भंडारण, प्रशिक्षण स्थल और विनिमय केंद्र शामिल थे। वहां धूसर रंग की कई इमारतें थीं जिन पर कोई नाम या विवरण नहीं था। जाहिर है कि वे इस अवस्था में उपलब्ध नहीं थीं। उन्होंने अपना ध्यान गोदाम भंडारण भवन पर केंद्रित किया, फिर उसका वर्णन सामने आया। सक्रियण आवश्यकता 500 आभा। कार्य, सभी प्रकार की निर्जीव वस्तुओं को संग्रहित करना, मन से जमा और निकाला जा सकता है। गोदाम का आकार मालिक के विकास स्तर के साथ स्वचालित रूप से बढ़ता है। प्रशिक्षण स्थल की सक्रियता आवश्यकता 1000 आभा थी। यह विभिन्न विशेष परिस्थितियों वाले विभिन्न प्रशिक्षण स्थल प्रदान करता है। आभा के साथ विशिष्ट नियम खरीदने होंगे। विनिमय केंद्र की सक्रियता आवश्यकता 1000 आभा थी और इसका उपयोग आभा के साथ विभिन्न विशेष वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। शुरुआती विकास पूरा करने के बाद ही चेन रुई को एहसास हुआ कि जिस आभा से वह नफरत करता था, वही असल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। ये पूरे सुपर सिस्टम की ऊर्जा के बराबर थी, या इसे मुद्रा भी कहा जा सकता था। नए राज्य तक पहुंचने, मंदिर की नई इमारतों को सक्रिय करने, वस्तुओं का आदान प्रदान करने और यहां तक कि युद्ध में सक्रिय कौशल का उपयोग करने के लिए आभा आवश्यक थी। चेन रुई वास्तव में इन 3 इमारतों को सक्रिय करना चाहता था, लेकिन उसकी वर्तमान आभा केवल 21 थी। हालांकि स्वचालित आभा वृद्धि दर विकास से पहले की तुलना में दोगुनी तेज थी, फिर भी एक अंक प्राप्त करने में लगभग आधा घंटा लगा, एक दिन में केवल 48 अंक। यह अभी भी बहुत धीमा था। ऐसा लग रहा था कि लेस देन आभा रूपांतरण, ग्रेटर देन भविष्य में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कौशल होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आभा में परिवर्तित करने के लिए विशेष ऊर्जा वाली वस्तुएं कहाँ मिलेंगी। चेन रुई महांतरिक्ष से बाहर निकला और अपनी आंखें खोलीं। उसने महसूस किया कि उसकी 5 इंद्रियां अभूतपूर्व रूप से तीक्ष्ण थीं। उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति थी जो अनंत प्रतीत हो रही थी।
वह तुरंत बिस्तर से उछल पड़ा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसने बहुत ज्यादा बल लगा दिया है। उसका पूरा शरीर हवा में था और उसका सिर छत से टकराया, फिर बूम, फिर से नीचे गिर गया। उसने अपनी गांड पर हाथ फेरा और आश्चर्य से खड़ा हो गया। बिस्तर और कमरे की छत के बीच की दूरी 3-4 मीटर थी। बिना पूरी ताकत लगाए मैं इतनी ऊंचाई आसानी से कूद सकता हूं। अगर मैं अभी धरती पर लौट सकूं तो ओलंपिक में जाकर सब कुछ जरूर जीत सकता हूं। चेन रूई ने लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ा और अपनी ताकत लगाने की कोशिश की। लकड़ी का वह सख्त टुकड़ा अचानक चूर्ण चूर्ण हो गया। फिर उसने दरवाजे के कोने पर लगी 2 अंगुल मोटी लोहे की छड़ पकड़ी और उसके दोनों सिरे बिना किसी मेहनत के मोड़ दिए। छड़ पर एक हल्का सा उंगली का निशान भी रह गया। शक्ति, यही शक्ति का एहसास है। आखिरकार अब मैं कोई कचरा नहीं रहा जिसे कोई भी धमका सके। चेन रूई सचमुच बहुत उत्साहित था। उसने लोहे की छड़ को सीधा किया और उसे आटे की तरह मोड़ दिया। अगर एल्डास और स्वी को डराने का डर न होता तो वह सचमुच इस कमरे में तहलका मचा देना चाहता था। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि इरेटेड स्टार कलेक्टर किस स्तर की शक्ति के बराबर होता है। लेस दैन और शॉट ग्रेटर दैन के बारे में सोचते हुए उसे अचानक अपने हाथों में खुजली महसूस हुई। नहीं, मुझे इसे आजमाने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। रात हुई। एक आदमी गहरे हरे रंग का लबादा पहने, सिर और चेहरे को ढंके हुए गली की परछाई में टहल रहा था। वह भी ऐसे ही वेशभूषा वाले दूसरे राक्षसों जैसा ही था, इसलिए किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। ये व्यक्ति चेन रूई था। असल में वह लेस दैन और शॉट ग्रेटर दैन की शक्ति का परीक्षण करने के लिए शहर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन शिया शासन में सख्त थी। रात में शहर के द्वार की सुरक्षा और भी सख्त थी। इसलिए वह परीक्षण के लिए लेस दैन विश्लेषणात्मक आंख ग्रेटर दैन को सक्रिय करने के लिए शहर में एकांत जगह ही ढूंढ पाया। एक आभा मान की आवश्यकता है, 10 मिनट तक रहता है। अब तक आभा केवल 22 अंक की थी। प्रत्येक अंक का खर्च वास्तव में दर्दनाक था। लेस दैन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर दैन सक्रिय होने के बाद उनकी आंखों में 10 मीटर के आसपास के किसी भी प्राणी के पास अतिरिक्त डेटा था, जैसे कि सड़क से एक काला बौना इस रूप में प्रदर्शित किया गया था। अज्ञात प्राणी, व्यापक शक्ति मूल्यांकन जी, काया अज्ञात, शक्ति अज्ञात, आत्मा अज्ञात, चपलता अज्ञात। चेन रूई अब समझ गया कि यह कौशल एक डिटेक्टर की तरह है। ये प्रतिद्वंद्वी के स्तर का आकलन कर सकता है और युद्ध में पहले दुश्मन के खिलाफ रणनीति बना सकता है। एक बहुत ही व्यवहारिक कौशल। विकास का स्तर जितना ऊंचा होगा, अज्ञात डेटा उतना ही स्पष्ट होगा। उसी समय पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, क्या मालिक आज मुझे भरपेट खाना देंगे? चेन रूई ने पलटकर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह चौंका, क्योंकि लेस दैन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर दैन अभी भी प्रभावी थी। अज्ञात प्राणी, व्यापक शक्ति मूल्यांकन जी, शारीरिक बनावट अज्ञात, शक्ति अज्ञात, आत्मा अज्ञात, चपलता अज्ञात। वो हड्डी बहुत दूर है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। चेन रूई ने ध्यान केंद्रित किया और देखा कि यह दरवाजे से बंधा एक छोटा सा नरक का कुत्ता था जो बोल रहा था। ये बिल्कुल किसी पहरेदार कुत्ते या पालतू जानवर जैसा था। कब से नरक कुत्ते जैसा निम्न स्तर का राक्षसी जानवर दानव क्षेत्र की आम भाषा बोल सकता है? नहीं, क्या ये लेस दैन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर दैन हो सकती हैं? अपने मन में बनी परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए चेन रूई ने वह हड्डी ढूंढ निकाली जिसके बारे में नरक के कुत्ते ने कहा था कि वह उस तक नहीं पहुंच सकता। उसे उठाया और नरक के कुत्ते की ओर फेंक दिया। छोटे से नरक के कुत्ते ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और फुसफुसाया। चेन रूई के कानों में, ये शुक्रिया, बन गया। कोई बात नहीं, और क्या खाना है? चेन रूई ने पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने मन ही मन पूछा तो आखिरकार नरक के कुत्ते ने जवाब दिया। भाषा अभी भी अपेक्षाकृत सरल थी, मांस। अगर मैं कर सका तो अगली बार मैं आपके खाने के लिए मांस लाऊंगा। चेन रूई ने फिर कोशिश की। जब लेस दैन विश्लेषणात्मक आंखों ग्रेटर दैन की समय सीमा पूरी हो गई तो वह राक्षसी जानवर से संवाद नहीं कर सका। एक बार जब ये फिर से शुरू हुआ तो वह अपने मन में संवाद जारी रख सका। निश्चित रूप से लेस दैन विश्लेषणात्मक आंखों ग्रेटर दैन का अब भी जादुई प्रभाव था। चलते समय अचानक उसे सामने वाली गली से कुछ आवाजें आती सुनाई दीं। तुम धूर्त बौने हो जो पैसे छिपाने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ये कुछ सफ़ेद क्रिस्टल के सिक्के आज कमाए नहीं गए हैं। ये वो पैसे हैं जो मैंने कुछ दिन पहले अपनी बेटी के लिए खाना खरीदने के लिए रखे थे। कृपया इन्हें मत छीनिए। दयनीय बात है, सर गैंके इतने दयालु हैं कि तुम्हें जिंदा रहने दिया। अगर तुमने अब भी परेशान करने की हिम्मत की तो हम तुम्हारी बेटी को ले जाकर उसका हिसाब चुका देंगे। अरे, उससे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उसे मार डालो और उसकी बेटी को ले जाओ। पुरुषों को धमकाना और औरतों को भगा ले जाना, डकैती और हिंसा, लगता है दुनिया चाहे कोई भी हो, कुछ न कुछ बुराइयां तो होंगी ही जो किसी को भी परेशान कर देंगी। वैसे गैंके, लगता है किसी परिचित से मुलाकात हो गई। चेन रूई कुछ देर सोचता रहा।
उसने अपनी पोशाकें ठीक की, चेहरा ढकने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा लिया और ध्यान से उस जगह की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। दरअसल ये नेता गनके ही था जिसने चेन रूई पर शहर के द्वार पर चोरों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया था, जिसमें 2 लोगों के साथ मिलकर काले बौने पिता और बेटी की जोड़ी को धमकाया गया था। इस समय लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर देन अभी अभी सक्रिय हुई थीं। चेन रूई ने सावधानीपूर्वक एक प्रभावी दूरी तय की और पाया कि गैंके का समग्र शक्ति आकलन F था। अन्य 2 साथी बहुत दूर थे, लेकिन चूंकि उनका नेतृत्व गैंके कर रहा था, इसलिए उनकी शक्ति ज्यादा होने के बजाय बिल्कुल कम थी। फिर भी F उसकी इस श्रेणी से कम थी। अगर उसके पास क्षमता नहीं होती तो कामचोरी करना बेवकूफ़ी हो सकती थी, लेकिन अगर उसके पास क्षमता होती और फिर भी वह तमाशबीन बना रहता तो वह बेवकूफ़ी थी। हालांकि दानव लोक में यह आम बात थी। चेन रूई ने एक ट्रायल रन की योजना बनाई थी, इसलिए उसे फंसाने वाले गैंके को सबक सिखाना अच्छा लगा। गनके बौने की बेचारी बेटी को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसने अपने पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। रुको, दिन के उजाले में नहीं, दानव लोक के खूबसूरत 2 चांद तले तुम धौंस जमाने की हिम्मत कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? दानव लोक में अस्तित्व के नियम हमेशा से ही बलवानों पर निर्भर रहने और कमजोरों को धमकाने के थे। इस गैर मुख्यधारा वाले वाक्य ने गैंके और बाकी लोगों को स्तब्ध कर दिया, यहाँ तक कि पीड़ित पिता और पुत्री भी स्तब्ध रह गए। निष्क्रिय क्षमता लेस देन सांस रोकने ग्रेटर देन के कारण लबादा पहने और चेहरा ढके इस आदमी में उन तीनों की नज़र में लड़ने की कोई ताकत नहीं दिखी। गोब नाम के सेंटोर ने उपहास करते हुए कहा, ये बेवकूफ़ कहाँ से आया है? मैं अपनी ताकत से तुम्हें बता दूं कि कमज़ोर लोग ही शर्मिंदा होते हैं। ये कहकर वह अपनी छड़ी लहराते हुए दौड़ा। समझ नहीं आ रहा था कि यह लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर देन का असर था या स्तर का अंतर, लेकिन जब चेन रूई ने ध्यान केंद्रित किया तो गोब की गति धीमी होती दिखी। ये बिल्कुल फिल्म के स्लो मोशन जैसा था, इसलिए वह आसानी से बच निकला। चेन रूई ने अपने पिछले जन्म में कभी किकबॉक्सिंग का अभ्यास नहीं किया था। उसे ज्यादा लड़ाई का अनुभव नहीं था। शुरुआत में वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वह लड़ता गया उसे आराम मिलता गया। गोब के जबरदस्त वार उसे छू भी नहीं पाए। इसके बजाय चेन रूई तेजी से गोब की पीठ पर गया और सीधे उसके नितंबों पर लात मारी। गोब हाथ पैर हवा में लहराते हुए नीचे गिर पड़ा। गैंके ने देखा कि लबादा पहने आदमी में ताकत है। उसने अपने अधीनस्थ द्वारा दिया गया हथौड़ा लिया और आगे आया। तुम कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? डार्क मून सिटी में रहने वाले गैंके। अगर तुम मेरे हथौड़े के नीचे नहीं मरना चाहते तो अभी चले जाओ। लबादाधारी आदमी ने व्यंग्य किया, तो तुम गनके हो? मैंने सुना है कि एक औरत ने तुम्हें एक हाथ से पकड़कर अपनी जान की भीख मांगी थी। चेन रूई ने जो कहा वह समय था जब शहर के द्वार पर एथेना ने गैंके को लगभग 2 भागों में विभाजित कर दिया था। गैंके दहाड़ा, हथौड़ा लिया और दौड़ पड़ा। गैंके भी F क्लास का था, लेकिन वह गोब से कहीं ज्यादा तेज था और उसकी युद्ध शक्ति जाहिर तौर पर ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि एक ही रेटिंग के बावजूद ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि इस समय स्टार कलेक्टर स्तर पर लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर देन ज्यादा विस्तृत आंकड़े नहीं दे पा रही थीं। हालांकि चेन रूई की नज़र में गैंके की ताकत गोब से ज्यादा थी, फिर भी वह उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था जहां चेन रूई उसे चकमा न दे सके। चेन रूई ने जल्दी ही लड़ाई की लय में खुद को ढाल लिया। उसने मौके का फायदा उठाया, लगातार पीछे की ओर छलांग लगाई और गैंके से दूरी बना ली। फिर उसने स्किल ट्री आइकन की मुद्रा की नकल की, अपने दाहिने हाथ की सभी उंगलियां खोलकर गैंके पर निशाना साधा। फिर उसने मन ही मन कहा, लेस देन ऑरोरा शॉट ग्रेटर देन। गली में एक सफ़ेद रोशनी फैल गई। गोब और दूसरों की भयभीत आंखों में चेन रूई की हथेली से लगभग 2 मीटर व्यास का एक विशाल प्रकाश गुब्बार फूट पड़ा और गैंके की ओर तेजी से बढ़ा। जब लेस देन ऑरोरा शॉट ग्रेटर देन छोड़ा गया तो चेन रूई को लगा कि उसके शरीर की स्टार पावर आधी हो गई है। हालांकि प्रकाश के गोले की विशालता ने उसे चौंका भी दिया। चित्रण वीडियो में इसे इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया था। ये लेस देन ऑरोरा शॉट ग्रेटर देन नहीं, बल्कि लेस देन ऑरोरा तोप ग्रेटर देन है। गैंके ने किनारे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफ़ेद रोशनी की धार से टकरा ही गया। उसका मजबूत शरीर लगभग 10 मीटर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। हथौड़ा गैंके के हाथ से छूटकर संयोग से गोब के सिर के ठीक ऊपर से उड़ गया, जो अभी अभी खड़ा हुआ था। वह बुरी तरह डर गया। सफ़ेद रोशनी ने अपनी गति नहीं खोई और अंततः दूर स्थित पत्थर की दीवार से टकराए। मोटी पत्थर की दीवार अचानक एक बड़े से गड्ढे में धंस गई। उसके चारों ओर अजीबोगरीब दरारें पड़ गईं। फिर पूरी पत्थर की दीवार ढह गई। गनीमत रही कि जब गनके का समूह पिता पुत्री से जबरन वसूली कर रहा था, तब समझदार राहगीर बच निकले थे। अगर उन्होंने कोई शोर सुना भी तो भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे पास आएं।
गैंके का बलवान शरीर कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें भय से भरी थीं, उसकी छाती का कवच भयानक बल से फटकर विकृत हो गया था, उसके हाथ खून से लथपथ थे, वह अनैच्छिक रूप से कांप रहा था और हिलने डुलने की क्षमता पूरी तरह खो बैठा था। सेंटोर मन ही मन समझ गया, मुझे बस किनारे से चोट लगी है। अगर मुझे सीधे चोट लगती तो मेरी जान जा सकती थी। गोब और उनके एक अन्य परिचित को तब एहसास हुआ कि उन्होंने एक भयानक दुश्मन को उकसाया है। वे इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत दया की भीख मांगी। हालांकि लेस देन ऑरोरा शॉट ग्रेटर देन ने ज्यादातर शक्ति खत्म कर दी थी, लेकिन शक्ति कल्पना से कहीं ज्यादा थी। गैंग के एक ही वार में हार गया। चेन रुई को तुरंत अपने दिल में गर्व का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि पुनर्जन्म के बाद से उसके दिल में जो दबाव था वह पूरी तरह से खत्म हो गया है और उसका आत्मविश्वास जबरदस्त बढ़ गया है। अगर अब भी कमजोरों को धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे 3 सिर काटकर शहर के फाटक पर लटका दूंगा। चेन रुई ने जमीन पर गिरे गैंके की ओर इशारा किया। अब मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूं। इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, इस आदमी को लेकर यहां से चले जाओ। अगर मैं कमजोरों को नहीं सताऊंगा तो क्या मुझे तुम्हारे जैसे किसी मजबूत इंसान को मरवाने के लिए ढूंढना चाहिए? पागल। गोब मन ही मन बुदबुदाया और कुछ कहने की हिम्मत न हुई। उसने अपने परिचित से गैंके को साथ में उठाने को कहा और जल्दी से चला गया। हथौड़ा उठाने की भी हिम्मत न हुई। लेस दैन ऑरोरा शॉट ग्रेटर दैन ने 10 ऑरा वैल्यू खर्च कर दिए। लेस दैन एनालिटिकल आइज ग्रेटर दैन के 2 पॉइंट घटाने पर केवल 10 पॉइंट बचे। महाशय की महिमा दानव लोक के रात्रि आकाश में द्विचंद्रमा के समान है। मैं आपकी दयालुता की सच्ची कद्र करता हूँ। बचाए गए बड़े बौने ने महिला बौने के साथ चेन रुई के पैरों के सामने घुटने टेक दिए। चेन रुई ने बचपन से ही अपने हीरो कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से संतुष्ट कर लिया था। 2 चांदों वाली बैंगनी रोशनी में डूबे हुए वह इस पल खुद को मजबूत और शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसे अचानक ख्याल आया कि वह पिता और बेटी से चुराए गए पैसे वापस लेना भूल गया था। वह बस दर्द सह सकता था और एक बैंगनी क्रिस्टल सिक्का निकाल सकता था। उठो, ये तुम्हारे लिए है, इसे खाना खरीदने के लिए ले लो। बौना पहले तो अपने छिपे हुए कुछ सफ़ेद क्रिस्टल सिक्के देना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन रुई उसे पहले पैसे दे देगा। वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत बैंगनी क्रिस्टल सिक्का ले लिया, मानो उसे डर हो कि चेन रुई मुकर जाएगा। शुक्रिया साहब। दीदी ने मन ही मन सोचा, आज ऐसे धुंधले दिमाग वाले आदमी से मिलना कितना भाग्यशाली है। न केवल उसने गंके से लड़ाई की, बल्कि मुझे एक बैंगनी क्रिस्टल सिक्का भी दिया। दानव लोग बलवानों का आदर करने की वकालत करता था। आमतौर पर कमजोरों को धमकाया जाता था। बहुत कम दानव मदद करते थे और पैसे देते थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बौने को यह नायक पागल लगा। दीदी ने सोचा और कहा, सर की हम पर दया मृत सागर से भी गहरी है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो दीदी मेरी बेटी सासा को आपको उपपत्नी के रूप में देने को तैयार हैं। बूढ़ा बौना अच्छी योजना बना रहा था। हालांकि यह आदमी मूर्ख है, पर इसमें ताकत है। मशहूर खलनायक गैंके भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मेरी बेटी उसका साथ दे सके तो मुझे गैंके जैसे लोगों से डर नहीं लगेगा। शायद मैं डार्क मून सिटी के राक्षसों पर भी धावा बोल सकूं। बूढ़े बौने की बेटी सासा ने ये शब्द सुने और अपनी शर्म प्रकट करते हुए मूर्ख नायक की ओर उदासीनता से देखा। चेन रुई का दिल और आत्मा इस तरह से सदमे में आ गए जैसे कि उन पर बिजली गिर गई हो। सासा बहुत नाजुक थी, उसकी ऊंचाई केवल उसकी कमर तक थी। अजीब गहरे हरे रंग की धब्बेदार त्वचा, उसका चेहरा एक अमूर्त कला की तरह सुंदर था। दोनों कान बड़े और लंबे थे, उभरी हुई आंखें, उभरे हुए गाल, नाक भान से कुड़ी, विशाल मुंह, यहाँ तक कि उसके पिछले जीवन में प्रसिद्ध महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी को भी हार माननी पड़ी। चेन रुई को कुछ ठंड लग रही थी। कितनी अद्भुत सुंदरता है, चलो इसे जरूरतमंदों को दें। इस दृढ़ इनकार के आगे बूढ़े बौने को अपना मन बदलना पड़ा। हमें आपकी कृपा मिली और बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो बस आपको समर्पित हो सकते हैं। चेन रुई का पूरा शरीर कांप उठा और उसने जोर से अपना सिर हिलाया। तभी उसे एहसास हुआ कि सदमे के बाद उसे भ्रम हो गया था। बूढ़े बौने का इरादा चेन रुई को गुरु मानकर उसकी पूजा करना था। बलवानों के साथ रहना ही जीवन जीने का एक आम तरीका था। चेन रुई के पास पहले से ही एक शैतान नौकर था जो शेखी बघारता और चापलूसी करता रहता था। वह एक और नौकर नहीं रख सकता था और वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। रोते हुए बौने के कारण वह लाचार था, लेकिन बौने को लात मारकर अपनी छवि भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए उसने बौने को 2 और बैंगनी क्रिस्टल के सिक्के दिए और आखिरकार उत्साही दीदी और उसकी बेटी से छुटकारा पा लिया। मास्टर, कृपया अपना नाम छोड़ दें। ये देखकर कि 3 बैंगनी क्रिस्टल सिक्के देने के बाद भी बूढ़ा बौना उसे गुरु कहना बंद नहीं कर रहा था। चेन रुई मन ही मन कह रहा था कि बूढ़ा बौना लालची है। अब उसकी कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं थी। उसने एक पल सोचा और एक सहज दानव नाम छोड़ दिया, फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। मेरा नाम है अगुइले। घटना के बाद वह अपना नाम बताए बिना ही चला गया।
ये वाकई अच्छा था, लेकिन मेहनत और खर्चीला भी। चेन रूई ने वापस लौटते हुए एक असहाय निष्कर्ष निकाला, हीरो बनना जोखिम भरा है। मुझे ये करियर शुरू करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। बूढ़े बौने ने उस लबादाधारी आदमी को देखा जो गायब हो गया था और मन ही मन मालिक का नाम जपता रहा। काफी देर बाद उसने कहा, चिंता मत करो मालिक, हालांकि आपका दिमाग ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन दीदी आपके छोड़े हुए पैसों का सदुपयोग जरूर करेंगी। चेन रूई को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में वह अचानक बूढ़े बौने के लिए भेड़िए की खाल बन जाएगा। उसे ये भी नहीं पता था कि अगाइल नाम अचानक ही दानव लोक में भारी हलचल मचा देगा। इस समय वह नई नई प्राप्त शक्ति की अपार खुशी में डूबा हुआ था। बाहरी आंगन में पहरेदारों को चुपके से चकमा देकर प्रयोगशाला के कमरे में लौटने के बाद भी चेन रूई बिस्तर पर सो नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे उत्तेजना से शांत हो रहा था। गैंग के डार्क मून गार्ड्स में छोटा नेता था। पिछली लड़ाई के आधार पर उसकी ताकत साधारण राक्षस सैनिकों को आसानी से डराने में सक्षम होनी चाहिए थी। हालांकि इंपीरियल गार्डन में शिया द्वारा दिखाई गई शक्ति को याद करते हुए वह अभी भी कमजोर था। पगलियो जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का तो कहना ही क्या। चेन रूई निराश नहीं था, क्योंकि स्टार कलेक्टर या अलकायद अवस्था तो बस एक शुरुआत थी। ताकत पाने का रास्ता उसके पैरों तले साफ दिखाई दे रहा था। बस आगे कैसे बढ़ना है ये तय करना था। हालांकि सुपर सिस्टम कमाल का था, फिर भी वह अभी भी सबसे बुनियादी अवस्था में था। दानव क्षेत्र में बहुत सारे खतरे और शक्तिशाली अस्तित्व थे। अपनी किस्मत को नियंत्रित करने लायक ताकत हासिल करने से पहले उसे शांत और विनम्र रहना होगा। एक औषधि गुरु के प्रशिक्षु के रूप में पहचान और लेस देन श्वास धारण ग्रेटर देन सबसे अच्छे भेष थे। अब चेन रूई को अपनी दिशा समझ आ गई थी। अब वह कमजोर नहीं रहा जो संकटों के समाधान के लिए सिर्फ भाग्य और बुद्धि पर निर्भर रहता था। राक्षसों की इस अनजान और खतरनाक दुनिया में आखिरकार उसे जिंदा रहने के लिए एक असली सहारा मिल गया था। पहली बार वह पुनर्जन्म के बाद के भविष्य के प्रति पूर्ण विश्वास से भरा हुआ था। आभा, इस समय सबसे जरूरी बात है आभा बढ़ाने की कोशिश करना। सिर्फ कौशल के लिए ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण स्थल, गोदाम, विनिमय केंद्र और भी बहुत कुछ के लिए। अगले दिन चेन रूई ने आभा बढ़ाने के लिए कुछ जहर लेने शुरू किए, लेकिन असर अच्छा नहीं हुआ। सैकड़ों बैंगनी क्रिस्टल सिक्कों के बराबर के घातक जहर की एक बोतल से आभा केवल 2 अंक ही बढ़ी। इसके अलावा पूरी प्रयोगशाला में इस जहर की कुछ ही बोतलें थीं। एल्दास ने इसे चेन रूई की पढ़ाई के दौरान औषधियों का परीक्षण करने के रूप में समझा। वह परेशान दिख रहा था और उसने चेन रूई को सलाह दी कि वह बुनियादी सामग्रियों से परीक्षण शुरू करे और ज्यादा महत्वाकांक्षी न हो। सौभाग्य से वह एल्दास था, अगर वह कोई और गुरु होता तो ये प्रशिक्षु जो सिर्फ पैसे खर्च करता था और ट्यूशन फीस नहीं देता था, उसे निकाल दिया जाता। चेन रूई को भी लगा कि लागत बहुत अधिक है, इसलिए उसे दूसरा रास्ता तलाशना पड़ा। सैंड्रो अपनी चुनौती में असफल रहा तो दांव पर लगाई गई बड़ी रकम स्वाभाविक रूप से बच गई। हालांकि वह पूरी तरह से एल्दास की नहीं थी, बल्कि उसमें से ज्यादातर डार्क मून सिटी के विकास के लिए राजकुमारी शिया को दे दी गई। खैर, वह तो उसका पीछा कर रहा था। अगर उसे वाकई प्रयोग के लिए पैसों की जरूरत होती तो वह बॉस से मांग लेता। चेन रूई को 5 काले क्रिस्टल के सिक्के मिले, और भी होने चाहिए थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि एल्दास कंजूस था, बल्कि राजकुमारी का आदेश था। इसलिए चेन रूई उसे स्वीकार कर सकता था। खैर, पैसा उतना जरूरी नहीं था, जिंदा रहना ही सब कुछ था। खासकर जब उसने अपनी महिला बॉस के सामने खुलकर अपनी गलती मान ली थी, तो यह अच्छा ही हुआ कि उसने उसकी वर्जनाओं को चुनौती नहीं दी। अगर एक सफ़ेद क्रिस्टल का सिक्का 1 सेंट का था, तो 5 काले क्रिस्टल के सिक्के $5000 के बराबर थे। कैंप से ठगे गए बैंगनी क्रिस्टल के सिक्कों के साथ, हालांकि इसे दानव लोक में आने के बाद से सोने की पहली बाल्टी नहीं माना जा सकता था, फिर भी यह निश्चित रूप से एक छोटी सी दौलत थी। जादुई क्रिस्टल सिक्का अपने आप में एक प्रकार की क्रिस्टलीकृत ऊर्जा थी। राक्षस क्रिस्टल में मौजूद ऊर्जा को निकालकर अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे। जितनी ज्यादा शुद्धता, जादुई क्रिस्टल उतना ही महंगा। काले क्रिस्टल, बैंगनी क्रिस्टल और सफ़ेद क्रिस्टल उस समय मुद्रा के रूप में प्रचलन में थे। काले क्रिस्टल के ऊपर उच्च गुणवत्ता वाले रक्त क्रिस्टल और स्वर्ण क्रिस्टल थे जो दुर्लभ थे। कोई भी उन्हें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं करता था। चेन रूई ने कल रात बैंगनी क्रिस्टल सिक्के पर लेस दैन आभा रूपांतरण ग्रेटर दैन का प्रयोग करने की कोशिश की। वास्तव में ये रूपांतरित और अवशोषित करने में सफल रहा। जैसा कि आइकन में दिखाया गया है, सफल रूपांतरण के बाद बैंगनी क्रिस्टल सिक्का पाउडर के ढेर में बदल गया, लेकिन आभा मान नहीं बढ़ा। शायद दशमलव बिंदु के बाद ये केवल थोड़ी मात्रा में बढ़ा। बैंगनी क्रिस्टल सिक्के की स्थिति को देखते हुए अगर काले क्रिस्टल सिक्के को एक आभा से बदला जा सके तो बुरा नहीं होगा। उसके पास केवल 5 काले क्रिस्टल सिक्के थे जो 2 घंटे से ज्यादा के लेस देन स्वचालित आभा अवशोषण ग्रेटर दैन के बराबर थे। सीधा रूपांतरण योग्य नहीं था। बिल्कुल सही, मैं इन मुद्राओं का इस्तेमाल कुछ ऐसा खरीदने में कर सकता हूं जिससे मेरी आभा और बढ़ जाए।
अध्याय 26 आभा लोहार के अपशिष्ट अयस्क। जब से चेन रूई दानव लोक में आया है वह ज्यादातर समय प्रयोगशाला में ही रहता है। चूंकि वह पिछले जन्म में हमेशा अपने घर में ही रहता था, इसलिए उसे कोई असहजता महसूस नहीं होती। फिलहाल आभा की वजह से उसे खजाने की खरीदारी करने का असली मकसद मिल गया है। एल्दास को इसकी परवाह नहीं थी। उसने हाथ हिलाकर चेन रूई को अपनी मर्जी से काम करने का इशारा किया। खैर, यह इंसान एक खास प्रशिक्षु था। सप्लीमेंट्स जैसे जहर खाने से बेहतर था कि उसे जाने दिया जाए। चेन रूई ने सोचा और स्ली को साथ ले आया, जो शहर से वाकिफ था। पहले वह कभी कभार छोटी राजकुमारी आयथेना के लिए एक परिचारक के रूप में बाहर आता था। अब पहली बार वह खरीदारी के लिए एक परिचारक को साथ लाया था। सड़कों पर चलते हुए वह बिना वेश वाला इंसान अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। रास्ते में कई राक्षसों ने उसकी ओर इशारा किया और अपनी जीभ हिलाई, ज्यादातर अखाड़े में पहले हुई चुनौती के बारे में। मास्टर की चुनौती में उसके प्रदर्शन ने कमोबेश राक्षसों के एक छोटे से हिस्से से चेन रूई को मान्यता दिला दी थी, लेकिन ज्यादातर राक्षस अभी भी उस इंसान के प्रति कुछ सतर्कता और शत्रुता दिखा रहे थे। अरे मानव, तुम्हारा मांस बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अंततः एक बदसूरत सा दिखने वाला राक्षस रास्ता रोककर उसे उकसाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या बेवकूफ है। चेन रूई अब कमजोर इंसान नहीं रहा। उसने अपनी परिधीय दृष्टि से आसपास खड़े दर्शकों पर जल्दी से नजर डाली। वह डरा हुआ नहीं था और शांति से बोला, एक बात बताऊं। पिछली चुनौती के बाद मेरे शरीर में उत्परिवर्तन हो गए हैं। मेरा खून और मांस जहरीले पदार्थों से भर गया है। अगर तुम जहर खाकर मरना चाहते हो तो और कोशिश करो, लेकिन उससे पहले मैं जो जहर तुम्हें दे रहा हूं उसे आजमा लो। जैसे ही उसने कहा, उसके लबादे में छुपी उंगली से बारूद का एक बादल सा उछल पड़ा। उसकी मौजूदा ताकत के साथ वह ताकत मानो किसी बैलिस्टा से निकल रही हो। राक्षस बारूद से लथपथ हो गया। उसे तुरंत पूरे शरीर में खुजली होने लगी और वह बेतहाशा खुजलाने लगा। जल्द ही उसके शरीर पर खुद ब खुद खून के कई निशान बन गए। वह जमीन पर लौटने लगा, लेकिन खुजली रोक नहीं पाया। क्या तुम अब भी मेरा मांस खाना चाहते हो? चेन रूई ने जानबूझकर पूछा और उस आदमी ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। क्या आप विश्राम करना चाहते हैं? राक्षस ने झट से सिर हिलाया। चेन रूई ने हाथ हिलाया और कुछ तरल उस आदमी पर गिर गया। उस आदमी को लगा कि उसकी खुजली धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही वह बदला लेने वाला था, उसका शरीर अचानक कमजोर और शक्तिहीन हो गया। फिर खुजली दर्द में बदल गई, मानो उसकी हर मांसपेशी फट रही हो। वह तुरंत दर्द से कराह उठा। जो लोग एल्दास की प्रयोगशाला के लोगों को नाराज करने की हिम्मत करेंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चेन रूई ने जानबूझकर एक अजीब सी मुस्कान दी और तुरंत जोर से कहा, राजकुमारी रॉयल ने कुछ समय पहले ही एक आदेश जारी किया था कि मैं पहले से ही डार्क मून सिटी का सदस्य हूं। इस आदमी का जानबूझकर उकसाना राजकुमारी रॉयल और मास्टर एल्दास का तिरस्कार है। उसे जहर देकर मारने की बजाय मैं इस अद्भुत चीख को सुनना ज्यादा पसंद करता हूं। उसे 2 दिन और 2 रात चीखने दो। अगर उसने फिर से मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि उसकी हड्डियां भी न बचें। 2 दिन और 2 रातें। आसपास के दानव उस बदकिस्मत आदमी की दयनीय शक्ल देखकर डर गए। जो कुछ लोग कोशिश करना चाहते थे, उन्होंने अचानक इस विचार को खारिज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह इंसान आम दानवों से भी ज्यादा खतरनाक है। वह वाकई एल्दास की प्रयोगशाला का ही कोई आदमी था। मास्टर चैलेंज के बाद डार्क मून एस्टेट में डार्क एल्फ मास्टर के जहर से सैंड्रो को राख में बदलने की वीरतापूर्ण कारनामों की चर्चा खूब हुई। किसी ने तो ये भी बढ़ा चढ़ाकर बताया कि उसने मास्टर एल्दास को अपने नितंबों से एक खास गैस निकालकर एक ड्रैगन को जहर देकर मारते हुए देखा था। एल्दास की शर्मनाक भावना के विपरीत डार्क एल्फ मास्टर सभी के दिलों में श्रद्धा के एक नए स्तर पर पहुंच गया था। जहर देने के तरीके और शब्द चेन रूई ने बहुत पहले ही तैयार कर लिए थे। उसने जानबूझकर एल्दास से कुछ जहर भी मंगवाए थे। दूसरों को चेतावनी देने के लिए इस तरह की सजा का वाकई असर साफ दिखाई देता था। एक जीवंत विज्ञापन के प्रचार के तहत मानव प्रशिक्षु की भयावह और क्रूर छवि तेजी से फैल गई। इस दौरान अब कोई भी राक्षस मानव मांस का स्वाद नहीं पूछता था। चेन रूई ने भी तरह तरह की नजरों के सामने खुद को ढाल लिया। अपने स्वामी को राक्षसों को चौंकाते देख शैतान को गर्व हुआ। रास्ते में उसने चेन रूई को डार्क मून सिटी की वर्तमान स्थिति से परिचित कराया। दानव लोक में 7 राजपरिवार हुआ करते थे। युद्ध के बाद केवल 3 राजपरिवार बचे, लूसिफर, मैमोन और असमोडियस। बाकी या तो चुपचाप रहने लगे या अपनी वंशावली बचाने के लिए बलवानों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। डार्क मून एस्टेट मूल रूप से फॉलन एंजल साम्राज्य की सबसे समृद्ध संपदाओं में से एक थी। हालांकि बीजलबब शाही परिवार, जो कई वर्षों से गायब था, 400 साल पहले डार्क मून सिटी में अचानक पुनर्जीवित हो गया, जिसका नेतृत्व ग्लोरफिन नामक एक शक्तिशाली राक्षस कर रहा था। बीजलबब ग्लोरफिन बीजलबब परिवार की कलाकृति ईश्वर भक्षी मुखौटा को पकड़े हुए था।
उसकी शक्ति अत्याचारी थी। उसने डार्क मून लॉर्ड और कई शक्तिशाली राक्षसों को बेरहमी से मार डाला। उसने जल्दी ही पूरे डार्क मून एस्टेट पर कब्जा कर लिया और पास के रेड स्पिरिट एस्टेट पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे फॉलन एंजल साम्राज्य का पतन हो गया। मध्यरात्रि का सूर्य। लूसीफर महान ने सेना का नेतृत्व करते हुए डार्क मून पर आक्रमण किया। लूसीफर परिवार की कलाकृति स्वॉर्ड ऑफ फॉलन एंजल के साथ उसने अखाड़े में ग्लोरफिन से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। बुरी तरह घायल ग्लोरफिन ने कलाकृति की शक्ति का उपयोग करके भाग निकला और तब से उसके ठिकाने का पता चल गया। इस विद्रोह का भी निपटारा हो गया। इस युद्ध के बाद डार्क मून एस्टेट पहले जैसी समृद्धि नहीं रही। मिडनाइट सन के स्वामी की मृत्यु के बाद रीजेंट ऑब्सीडियन ने उनके भतीजे ग्रिम को निष्कासित कर दिया, जो डार्क मून के स्वामी बनने के लिए सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। इसके बाद उन्होंने निगरानी और नियंत्रण के लिए कई तरीके अपनाए, जिससे डार्क मून का पतन और बढ़ गया। हालांकि राजकुमारी रॉयल के बाद शिया को सिंहासन मिला, उन्होंने बहुत सुधार किया, फिर भी वे गरीबी को जड़ से खत्म नहीं कर पाईं। डार्क मून सिटी के वित्त अधिकारी जोसेफ एल्विन रेड स्पिरिट लॉर्ड जोश के सबसे बड़े पुत्र थे। ऊपरी तौर पर एल्विन परिवार डार्क मून एस्टेट को वित्तपोषित कर रहा था, लेकिन वास्तव में यह डार्क मून की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए था। आज डार्क मून सिटी का एकमात्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आदि दुकानें जोसेफ के नियंत्रण में थीं। यहाँ तक कि डार्क मून की खाद्य आपूर्ति भी अधिकांशतः एल्विन परिवार के सहयोग से ही होती थी। स्पष्ट रूप से एल्विन परिवार के माध्यम से डार्क मून एस्टेट को नियंत्रित करने का ऑब्सीडियन का यह एक विश्वासघाती प्रयास था। सैन्य दृष्टि से हालांकि प्रथम जनरल जॉर्ज वेल्स की पुत्री एथेना डार्क मून में थी, फिर भी रियासत की सेना कारोन परिवार के एलन के हाथों में थी। शुरुआत में कारोन परिवार ने युवराज ग्रिम का समर्थन किया, लेकिन बाद में वे रीजेंट ऑब्सीडियन के अधीन हो गए। शिया की असली सैन्य शक्ति कागुरोन के नेतृत्व में शाही रक्षक दल थे। ये युवराज ग्रिम द्वारा छोड़ी गई गड़बड़ी थी, लेकिन हालात ने भी इसे मजबूर किया था। दो सबसे जरूरी चीजें, अर्थव्यवस्था और सेना, दूसरों के हाथों में थीं। शिया अब तक कुछ नहीं कर पाई थी। एथेना ज्यादातर बातों को विस्तार से नहीं बता रही थी। चेन रूई को अब तक समझ नहीं आया था कि शिया की हालत उसकी सोच से भी बदतर थी। उसे अचानक समझ आ गया कि राजकुमारी रॉयल इतनी ठंडी और सख्त क्यों थी। शायद यही उसके पिता द्वारा छोड़े गए बोझ को उठाने का एकमात्र तरीका था। जिंदगी में कई बोझ हैं। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें उठाना नहीं पड़ता। अगर मिडनाइट सन का स्वामी अभी जिंदा होता, अगर ग्रिम को राजगद्दी मिल जाती, तो छोटी राजकुमारी की नज़रों में कभी कोमल बहन रही इस नर्म नकाब को पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अब वह नकाब शायद उसका एक हिस्सा बन गया होता, और शायद अब उसे हटाया ही न जा सके। चेन रूई को अपने विचार याद आए और उसने शैतान से पूछा, स्ली, क्या शहर में कोई ऐसी दुकान है जहां अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं, जैसे खास सामग्रियां या यस्क? अजीब चीज़ों वाली दुकान। स्ली ने सोच में डूबकर देखा और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। लगता है ऐसी ही कोई दुकान है, लेकिन वो दुकान, अगर मालिक सिर्फ अयस्क देखना चाहते हैं तो सामने वाली लोहार की दुकान में भी कुछ मिल जाना चाहिए। अच्छा, चलो पहले लोहार की दुकान पर चलें। ये शहर की केवल 2 लोहारों की दुकानों में से एक थी। नाम थोड़ा डरावना था, इसे गिलोटिन कहा जाता था। इसमें राक्षस का अनोखा गुण था। लोहारों की दुकान का मालिक एक शक्तिशाली सेंटोर था। दुकान में लोहारी का काम करने वाले 3 लोग भी सेंटोर थे। इसके अलावा वहां एक शैतान भी था जो नौकर का काम करता था। सेंटोर की शक्ति राक्षसों के बीच प्रसिद्ध थी। युद्ध में शक्तिशाली भूमिका निभाने के अलावा कुछ सेंटोर कुशल लोहार भी बन सकते थे। जब उसने देखा कि कोई ग्राहक आया है, तो बातूनी शैतान ने तुरंत उसका स्वागत किया। चेन रूई की नज़र देखकर वह एक पल के लिए झिझका और बोला, इंसान? तुम तो अखाड़े में इंसान हो। मास्टर चैलेंज डार्क मून एस्टेट के भीतर एक गर्म विषय था, इसलिए चेन रूई को तुरंत पहचान लिया गया। स्ली को उसी जाति के किसी व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य देखकर गर्व हुआ और उसने परिचय देते हुए कहा, यह मेरे गुरु चेन रूई हैं, मास्टर एल्डास के प्रशिक्षु। तुम एक इंसान के सेवक बन गए। शैतान और भी हैरान हुआ, लेकिन तुरंत ही उसकी नज़रें तिरस्कार भरी हो गईं। राक्षस शक्ति की वकालत करते हैं। इस इंसान के बारे में अफवाह थी कि वह शक्तिहीन है, सबसे निचले दर्जे के राक्षसों के शैतानों से भी कमज़ोर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसी जाति का यह मूर्ख सचमुच इस इंसान को अपना स्वामी मान सकता है। अगर उसे मास्टर एल्डास का सेवक मान लिया जाए तो ये दिखावा करने लायक होगा। काकन, तुम क्या कर रहे हो? सेंटोर बॉस बाहर आया। उसने चेन रूई को गौर से देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, कमज़ोर इंसान, जैक की लोहार की दुकान से तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास वो जड़ी बूटियां नहीं हैं जो तुम्हें चाहिए। पिछली रात की लड़ाई ने चेन रूई का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इन लोगों की अवमानना की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने कहा, मास्टर एल्डास ने मुझे जहर को परिष्कृत करने के लिए कुछ खास अयस्क चुनने का निर्देश दिया है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। पाद राजा गुरु की उपाधि बहुत उपयोगी थी।
हालांकि जैक अयस्कों और जहरों के बीच के संबंध को नहीं समझता था, फिर भी उसने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत चेन रुई को उस जगह ले गया जहां अयस्कों का ढेर लगा हुआ था। चूंकि लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर देन ऐसे चयन में कोई भूमिका नहीं निभा सकती थी, इसलिए चेन रुई ने लेस देन आभा रूपांतरण ग्रेटर देन कौशल को सक्रिय किया, स्पर्श करके एक एक करके चयन किया। लेस देन आभा रूपांतरण ग्रेटर देन 30 मिनट तक हर बार एक आभा का उपभोग करता है। चेन रुई ने काफी देर तक ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। जैक अधीर होकर बगल की ओर देख रहा था, तभी उसने अचानक उस इंसान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा। चेन रुई ने क्रिस्टल से भरे अयस्क के एक टुकड़े को पकड़ा और पूछा, यह अयस्क क्या है? जैक ने इसे देखकर उदासीनता दिखाई, इसे अर्धअपशिष्ट अयस्क माना जा सकता है, क्योंकि गहरे पीले रंग का क्रिस्टल बहुत तकलीफदेह होता है। इसे निकालने में बहुत मेहनत लगती है। इसके अलावा अगर इसे ठीक से नहीं निकाला गया तो अवशेष लोहे की शुद्धता को प्रभावित करेंगे। अयस्क बर्बाद। चेन रुई का दिल पिघल गया। जब मैंने अभी अयस्क को छुआ तो रूपांतरण कौशल ने एक संगत संकेत दिखाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कितना प्रभावी है। उसे एक उपाय सूझा और उसने कहा, मैं एक छोटा सा प्रयोग करके ये पता लगाऊंगा कि क्या यह अजीब क्रिस्टल मालिक की ज़रूरत का है। अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो मैं आपको मुआवजा दे सकता हूँ। जैक ने सिर हिलाया। यह अयस्क भी वैसे भी आधा बेकार था। चेन रुई ने थोड़ा पाउडर निकाला, क्रिस्टल पर छिड़का और उस पर हाथ रखा। जैक ने बस इतना देखा कि क्रिस्टल धीरे धीरे गायब हो गया और अंत में बिना अयस्क को नुकसान पहुंचाए पाउडर में बदल गया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। जिद्दी क्रिस्टल जिन्हें जोर से मारना मुश्किल होता है, क्या इंसान इतनी आसानी से पूरी तरह से हटा देता है? और एक भी टुकड़ा नहीं बचता। जैक की नज़र में औषधि बनाने वाले की क्षमता और भी रहस्यमय थी। एक प्रशिक्षु के पास भी इतनी अजीब क्षमता होती है। चेन रुई द्वारा इस्तेमाल किया गया पाउडर असल में एक धुआंधार था। जो काम कर रहा था वह था लेस दैन आभा रूपांतरण ग्रेटर दैन कौशल। उसे इस बात पर बहुत खुशी हुई कि जिसे वास्तव में परिवर्तित किया जा सकता था वह अयस्क नहीं, बल्कि ये क्रिस्टल थे जिन्हें कचरा माना जाता था। ये वास्तव में 25 अंक की आभा प्रदान करते थे। चेन रुई ने अपनी उत्तेजना पर काबू पाया और पूछा, क्या ये अर्धअपशिष्ट अयस्क और भी हैं? एक कितने का है? मुझे लगता है कि मालिक को शायद यही चाहिए। इन चीज़ों से लौह अयस्क पर साधारण दाग लगने से उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, इसलिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास शायद सिर्फ 2 या 3 ही होंगे। मेरे भाई, कॉक की लोहार की दुकान में अभी भी कुछ टुकड़े बचे हैं। अगर तुम चाहो तो हम सब सस्ते दामों पर बेच सकते हैं। जैक खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पाउडर दे सकते हो? इससे हम बहुत सारा बेकार अयस्क बचा सकते हैं। पता चला कि शहर की 2 लोहार की दुकानें 2 भाइयों की थीं। पाउडर के बारे में चेन रुई अपनी पोल नहीं खोलना चाहता था, इसलिए उसने कहा, यह मालिक का गुप्त पाउडर है और यह बेहद जहरीला भी है, इसलिए इसे बाहरी लोगों को नहीं बताया जा सकता। हालांकि अब मैं बाकी अयस्कों से क्रिस्टल निकालने में आपकी मदद कर सकता हूँ। इंसान की उदारता देखकर जैक बेहद खुश हुआ। उसे लगा कि चेन रुई उसकी नज़रों में बेहद खूबसूरत है। कितना अच्छा इंसान। लगता है दानव लोक की अफवाहें गलत हैं। सभी इंसान बुरे नहीं होते। कम से कम यह इंसान तो बुरा नहीं है। जैक ने जल्दी से काकन को दूसरी लोहार की दुकान पर भेज दिया ताकि वह बेकार पड़े अयस्क ले आए। कुल मिलाकर 7 टुकड़े होंगे। बुरा नहीं, इंसान भी उतना ही खुश था। एक टुकड़ा लगभग 25 आभा देता है, और यहाँ तक कि 7 टुकड़े भी होते हैं। जल्द ही दोनों लोहारों की दुकानों से क्रिस्टल सहित सारा अयस्क साफ हो गया। क्रिस्टल अलग अलग मान की आभा प्रदान कर रहे थे। अब चेन रुई की आभा की कुल मात्रा 175 अंक तक पहुंच गई थी। उसके दिल में कितनी खुशी होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैक की जानकारी के अनुसार ये अयस्क माउंट जिलान की खदानों से थे, जो डार्क मून के एकमात्र खनिज भंडारों में से एक था, लेकिन बेहद खतरनाक था। अफवाह थी कि खदान की गहराई में एक भयानक राक्षसी जानवर ने सील तोड़ दी और कई खनिकों की जान ले ली। समय के साथ अयस्क उत्पादन कम होता गया, यहाँ तक कि आखिरी खनन अधिकारी टिम भी अपने एक निरीक्षण के दौरान लापता हो गए थे और उनका शव आज तक नहीं मिला है। पहले क्रिस्टल युक्त अयस्कों की एक बड़ी संख्या को बेकार अयस्क मानकर खदान में फेंक दिया जाता था। अब जैसे जैसे भूमिगत राक्षसी जानवर तेजी से फैल रहा था, अयस्क संसाधन और भी कम होते जा रहे थे। जैक के पास इन परेशान करने वाले अर्ध बेकार अयस्कों को खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह का बेकार अयस्क भी धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा था। चेन रुई ने चुपके से शीरांग पर्वत का नाम याद कर लिया। फिर भी ये जगह बहुत खतरनाक है। शायद मुझे पहले डार्क मून सिटी से परिचित होना चाहिए और एक निश्चित स्तर तक आभा जमा करनी चाहिए, फिर मैं खदान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढूंगा। जैक, मुझे तुम्हारे जैसे स्पष्टवादी व्यक्ति के साथ काम करना सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर तुम इन बेकार अयस्कों को क्रिस्टल के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करो तो जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा होगा।
मैं क्रिस्टल के साथ काम करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कीमत के हिसाब से। चेन रुई की बात पूरी होने से पहले ही जैक ने मुंह खोला और कहा, कीमत की बात करें तो मैं तुम्हें प्रति सिक्का 10 सफ़ेद क्रिस्टल सिक्के दूंगा। कैसा रहेगा? आज मैं तुम्हें कुल मिलाकर एक बैंगनी क्रिस्टल सिक्का दूंगा। शुरुआत में चेन रुई उस बेहद कीमती अयस्क को सस्ते दामों पर खरीदना चाहता था, कौन जाने जैक उसे इसके बदले पैसे दे दे। कितना प्यारा सेंटोर। लगता है इंसानों वाली अफवाहें गलत हैं। सभी राक्षस खतरनाक नहीं होते, कम से कम ये सेंटोर तो बुरा नहीं है। उस क्षण मानव और सेंटोर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया। चेन रुई को बहुत बड़ा सौदा मिला था, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए। उसने जैक से कहा कि जब भी जैक को यस्क मिले तो उसे लैब में बता दे, वह कभी भी वहां पहुंच जाएगा। हम सेंटोर भी स्पष्टवादी इंसान को पसंद करते हैं। इस रवैये से सेंटोर को उस इंसान के प्रति और भी ज्यादा सहानुभूति महसूस हुई। उसने अपनी छाती थपथपाई, अब से तुम मेरे दोस्त हो। शहर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस उन्हें मेरा नाम बता देना। भावुक जैक ने उस इंसान को दरवाजे तक पहुंचाया। लोहार की दुकान पर बैठे शैतान काकन की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने स्ली गर्व से अपने मालिक के पीछे पीछे चल पड़ा। चेन रुई का मूड अच्छा था। ये यात्रा वाकई काबिले तारीफ है। 175 ऑरोरा। मैं 17 लेस दैन ऑरोरा शॉट ग्रेटर दैन फायर कर सकता हूँ। ये बहुत बुरी बात है कि इस स्किल का इस्तेमाल दिन में सिर्फ 2 बार ही किया जा सकता है, और हर बार यह ज़्यादातर स्टार पावर खत्म कर देता है। अच्छा स्ली, तुमने शुरू में बताया था न कि वहाँ एक दुकान है जहाँ अजीबोगरीब चीज़ें बिकती हैं। चलो वहाँ चलते हैं। इम्प एक पल के लिए झिझका और अचानक उसे कुछ सूझा। वह मुस्कुराया और बोला, मालिक मेरे साथ आइए, उस दुकान में और भी सरप्राइज मिल सकते हैं। चेन रुई उस शैतान का पीछा करते हुए कोनों में घूम रहा था और उसे एक अपेक्षाकृत चौड़ी गली के अंत में दुकान मिल गई। दुकान 2 मंजिला थी, उसकी शक्ल अजीब थी और वहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं था। चेन रुई उस शैतान के साथ अंदर आई। अंदर आते ही एक जोड़ी तीखी निगाहों ने उन्हें घूर लिया। वह एक मादा ग्रिम रीपर थी। उसका शरीर ठीक ठाक था। उसके चेहरे के भाव बदसूरत तो नहीं थे, लेकिन उसके हाव भाव भयंकर थे। वह महिला ग्रिम रीपर स्पष्ट रूप से स्टोर की कर्मचारी थी। चेन रुई और स्ली को अंदर आते देख उसने न केवल उनका अभिवादन नहीं किया, बल्कि उन्हें ठंडी नज़रों से देखा। चेन रुई ने उसकी परवाह नहीं की और स्टोर में सामान देखने लगा। जैसा कि स्ली ने बताया, इस दुकान में बिकने वाली चीज़ें वाकई अजीब थीं। राक्षसी जानवरों जैसी दिखने वाली गुड़िया, खूबसूरत हेयर क्लिप, सोने के तकिए, स्वादिष्ट जैड ड्रैगन फ्रूट, अजीबोगरीब मोती। लेकिन ये वो चीज़ें नहीं थीं जो चेन रुई चाहती थी। और कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। एक जेड ड्रैगन फ्रूट की कीमत असल में 50 बैंगनी क्रिस्टल के सिक्के थे। गुड़िया की कीमत असल में 10 काले क्रिस्टल के सिक्के थे। ये तो बिल्कुल बेईमान दुकान है। चेन रुई को आखिरकार कोने में एक हरा पत्थर मिला जो काम का लगा। उसने तुरंत रूपांतरण कौशल सक्रिय किया और उसका निरीक्षण करना चाहा। इससे पहले कि उसका हाथ पत्थर को छू पाता, एक ठंडी दरांती बिजली की तरह तेजी से उसके सामने आ गिरी। यह मादा ग्रिम रीपर बहुत ताकतवर है। गैंके का गिरोह उसके सामने बेजोड़ है। हालांकि उसने लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर देन का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी चेन रुई अभी हुए हमले से उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकता था। अगर वह तैयार भी होता तो भी वह इतनी तेज़ी से हमले से सुरक्षित बच नहीं पाता। तब राक्षसी ने उपहास करते हुए ठंडे स्वर में कहा, देखो, लेकिन छूना नहीं। कितनी घटिया ग्राहक सेवा है। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा ग्राहक राक्षस देवता है? चेन रुई गुस्से से भर गया। यह मेरी बहुमूल्य आभा को बर्बाद कर रहा है। हालांकि मैंने अभी अभी 100 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी मुझे कई चीज़ों के लिए आभा की ज़रूरत है, इसलिए मुझे उनका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। तभी ऊपर से एक मनमोहक आवाज़ आई, ये 2 राजकुमारी शतरंज खरीदने का तुम्हें पछतावा नहीं होगा। प्लीज़ फिर आना। एक सेवाकर्मी का यही रवैया होना चाहिए। चेन रुई को लगा कि आवाज़ जानी पहचानी है, तभी उसने सीढ़ियों के ऊपर एक खूबसूरत महिला को अपनी मोहक शक्ति बिखेरते देखा। एक पुरुष सेंटोर ग्राहक नीचे की ओर चलते हुए पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक जुनून और अनिच्छा का भाव था। जब चेन रुई ने महिला दुकान सहायक की नज़र स्पष्ट रूप से देखी तो वह हैरान रह गया और बोला, क्या? पता चला कि वह महिला कर्मचारी छोटी राजकुमारी की नौकरानी क्या थी, जिसे चेन रुई के मन में सार चूसने वाली महिला उपनाम दिया गया था। जैसे ही किया ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना, उसने चेन रुई को देखा। इस दौरान छोटी राजकुमारी की सेवा कर रही किया चेन रुई के बनाए भोजन की लाभार्थी बन गई। इंसानों के प्रति उसकी धारणा काफ़ी बदल गई थी। जब उसने देखा कि यह चेन रुई है तो वह तुरंत आकर्षक मुस्कान के साथ बोली, ये तुम हो। सेंटोर ने देखा कि उसके दिल में देवी सचमुच उस इंसान पर मुस्कुरा रही है और उसे बहुत ईर्ष्या हुई। वह चेन रुई के पास गया और बेरहमी से बोला, मैं, सर ओबामा, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि मिस्किया से दूर रहो, वरना। चेन रुई अब पहले जैसा नहीं रहा।
स्वाभाविक रूप से उसे ऐसे किसी व्यक्ति की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस सेंटोर के नाम से उसे थोड़ा झटका लगा। क्या वो आदमी भी पार हो गया? फिर भी उसके विकृत रूप को देखते हुए उसे क्लिंटन या बर्लुस्कोनी कहना ज्यादा उचित होगा। महिला ग्रिम रीपर ने उपहास किया, अपने हाथ में हथियार जमीन पर पटक दिया और चिल्लाई, भाड़ में जाओ। सर ओबामा कांप उठे और जो सामान उन्होंने अभी अभी खरीदा था वह जमीन पर बिखर गया। फिर उन्होंने जल्दी से उसे उठाया। चेन रूई ने अनजाने में ओबामा द्वारा खरीदे गए सामान पर नजर डाली और उसकी नजरें जम गईं। ये लगता है हुआरोंग दाव है। हालांकि मूल काओ काओ, गुवान यू और झाओ यू बदल गए थे और सुंदरियां बन गए थे। पायरेसी, ये बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन मात्र है। रुको, राजकुमारी शतरंज। चेन रूई को अचानक एहसास हुआ कि यह वही छोटी लोली होगी। सर ओबामा ने अपना सामान उठाया और अधिक कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जल्दी से चले गए। किया, तुमने ऐसी दुकान कब खोली? चेन रूई ऊपर गया और पूछताछ की। उस महिला ने देखा कि किया और वह पास पास थे, इसलिए उसने बीच में आना बंद कर दिया। बसली नीचे इंतजार कर रहा था, वह ऊपर जाने से डर रहा था। किया ने अपना सिर हिलाया, इस दुकान की मालकिन छोटी राजकुमारी है। मुझे पता था, एलिस अभी भी एक बिजनेस वुमन है। क्या ये सच है? कोई आश्चर्य नहीं कि दुकान अजीबोगरीब चीज़ों से भरी है। क्या ऐसी दुकान में वाकई ग्राहक होते हैं? चेन रूई ने किया की ओर देखा जो एक प्राकृतिक आकर्षण बिखेर रही थी और अचानक उसे एहसास हुआ, हनी ट्रैप। ये छोटी सी लोली तो बहुत ही घटिया थी। असल में वो किया की खूबसूरती पर ही निर्भर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने एक सख्त दिखने वाली औरत को भी काम पर रखा है। अगर जबरदस्ती से कोई सख्त रोक टोक न हो तो शायद बहुत सारे बिगड़ेल लोग अपनी मनमानी करेंगे। हालांकि डार्क मून सिटी या पूरे दानव क्षेत्र की दुकानें मूल रूप से मेहमानों के आने का इंतजार करने का जरिया थीं। एलिस भले ही समझदार थी, फिर भी उसने कुछ अलग नहीं सोचा। अगर उसने चेन रूई के पिछले जन्म में सीखे गए कुछ व्यापारिक और प्रचार के तरीके अपनाए होते तो दुकान का कारोबार इतना खराब नहीं होता। चेन रूई ने दूसरी मंजिल पर सामान देखा और राजकुमारी शतरंज का ठिकाना ढूंढ निकाला। दरअसल हुआरोंग दाओ का पूरी तरह से नया रूप बन गया था, एक खूबसूरत कामुक महिला राक्षसी जो कई विकृत लोगों से बच निकलती है, या एक शक्तिशाली पुरुष राक्षस जो कई कामुक महिला विकृत लोगों से बच निकलता है, की कहानी बन गया। चेन रूई उदास हो गया। हुआरोंग दाओ के आविष्कारक अगर ये देखते तो जरूर आंसू बहाते। ये राजकुमारी शतरंज, क्या छोटी राजकुमारी ने इसे बनाया है? किया ने उसका उत्साह देखा और सिर हिला दिया। महामहिम बहुत चतुर हैं, कोई भी असली लुक में खरीदना नहीं चाहता था। फिर हमने इसे बदलने के बाद कई सेट बेच दिए, लेकिन आपको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं खुश दिख रहा हूँ? चेन रूई एक पल के लिए इतना खुश हो गया कि बोल ही नहीं पाया। दूसरी मंजिल पर ढेर सारी चीज़ें थीं। सिर्फ पायरेटेड राजकुमारी शतरंज ही नहीं, कुछ किताबें भी थीं। चेन रूई ने एलिस को जो कहानी सुनाई थी, दानव राजा और राजकुमारी, नवीनतम पूर्ण संस्करण, भी उसमें थी। एक और चोरी। ऐसा लग रहा था कि इस छोटी लोली की चोरी करने की इच्छाशक्ति बहुत प्रबल थी। सीखने के बाद उसने तुरंत अमल में ला दिया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि दानव लोक की किताबें छपी हुई हैं या जादू से बनाई गई हैं। पहली कुछ किताबें तो सामान्य थीं, लेकिन बाद में किताबों के शीर्षक सुनकर ही चेन रूई के पसीने छूट गए। पुरुष सभी जानवर हैं, पहला सीक्वल, जानवर से भी बदतर, दूसरा सीक्वल, जानवरों से अतुलनीय, जादू। जिसे भी आप घूरते हैं वह गर्भवती हो जाती है। कौन कहता है कि पुरुष महिलाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं? बस उन्हें बच्चा पैदा करने की कोशिश करने दें। चेन रूई को अंततः कारण या सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक समझ में आ गया कि छोटी राजकुमारी एक काले दिल वाली और जल्दी परिपक्व होने वाली लोली क्यों बन गई। किसी की संगति का व्यवहार कैसा होता है, ये शैक्षिकी वातावरण का बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव है। हालांकि चेन रूई बहुत भावुक था, फिर भी वह एलिस के दुकान खोलकर व्यवसाय शुरू करने के बारे में बहुत उत्सुक था। किया ने उसे बताया कि जब राजकुमारी शिया ने डार्क मून सिटी पर कब्जा किया था तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, खासकर पैसों की तंगी के कारण। हताश होकर शिया को अपने बचे खुचे शाही खजाने और अपने निजी संग्रह को बेचना पड़ा। आखिरकार वह इस मुश्किल से उबर पाए। उस समय ये दुकान बंद थी। बाद में एलिस बोर हो गई तो उसने दुकान संभाल ली। वह अक्सर छोटी मोटी चीज़ें बेचकर समय बिताती और कुछ जेब खर्च कमाती थी। किया कभी कभार ही मदद के लिए आती थी। किया के मुताबिक दुकान खुलने के 2 महीने बाद तक एलिस ने अपनी बहन से एक भी जादुई क्रिस्टल सिक्का नहीं मांगा। ये कहानी नीरस थी और इसमें मुख्य आकर्षण का अभाव था, लेकिन चेन रूई ने फिर भी दुख की एक झलक देखी। शिया ने संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। उसे अपनी पारिवारिक विरासत बेचने के लिए भी मजबूर होना पड़ा, लेकिन एल्डास जैसी प्रतिभा के साथ उसने कोई कंजूसी नहीं की। एलिस भी बहुत समझदार थी।
शरारतों के बावजूद उसने अपनी बहन पर उस समय और बोझ नहीं डाला जब वह आर्थिक रूप से सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। इस दुकान की स्थिति को देखते हुए छोटी लोली सचमुच थोड़ी होशियार थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी व्यापार करने में शौकिया थी। चेन रूई सोच ही रही थी कि अचानक नीचे से एक आवाज़ आए। स्ली ने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची कर ली थी, राजकुमारी एलिस। छोटी लोली यहाँ है। तभी उन्हें एलिस की आवाज़ सुनाई दी, स्ली, तुम यहाँ क्यों हो? क्या चेन रूई ऊपर है? इम्प ने देखा कि छोटी राजकुमारी को वास्तव में उसका नाम याद है। उसने उत्साह से तुरंत सिर हिलाया, मास्टर दूसरी मंजिल पर हैं। एलिस उछलती हुई दूसरी मंजिल पर गई। चेन रूई को देखते ही वह खुश होकर बोली, मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, क्या पता तुम पहले मेरे पास आ जाओ। कौन आपके पास आना चाहता है? चेन रूई पिछले 2 दिनों से सुपर सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे अभी भी एक दिलचस्प कहानी सुनानी बाकी है। उसने जल्दी से विषय बदला और राजकुमारी शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये हुआरोंग दाव नहीं है? कैसे? हे, क्या मैं कमाल की नहीं हूँ? छोटी लोली को पायरेट करने में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि थी। अगर मेरे पास इसका रूप बदलने का आइडिया नहीं होता तो ये बिक भी नहीं पाता। तुम्हें और सीखना होगा। ये सही है, छोटी राजकुमारी वाकई कमाल की है। चेन रूई मुस्कुराए और सिर हिलाया। पायरेसी तो पहले से भी ज्यादा घमंडी थी, लेकिन तकनीकी तौर पर उसने दूसरों की संपत्ति की भी चोरी की थी। चूंकि तुम यहाँ हो तो और मदद करो। एलिस ने अपनी कलाई पर रखा स्टोरेज ब्रेसलेट उठाया और ढेर सारी बड़ी बड़ी चीजें बाहर फेंक दीं। खुशकिस्मती से वहाँ कोई सेक्सी लेस वाली ब्रा नहीं थी जो उसने पिछली पिकनिक में देखी थी। मुझे उन्हें वर्गीकृत करने में मदद करें, फिर क्या मूल्य चिन्हित करें। सचमुच मूर्ख। चेन रूई के पास किया को जमीन पर गिराकर साफ सफाई करने और उसके साथ वर्गीकरण करने के अलावा कोई चारा नहीं था। किया में एक सहज सुगंध थी, उसके आकर्षक शरीर और रूप के साथ, इसलिए वह पुरुषों के विरुद्ध बेहद प्रभावी थी। चेन रूई जानता था कि इस सार चूसने वाली महिला का खतरा सूचकांक एस श्रेणी तक पहुंच गया है। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और स्थिर होकर आगे देखा, कहीं ऐसा न हो कि वह फिसल जाए और उसका ध्यान किया की ओर आकर्षित हो जाए। छोटी लोली ने उसकी घबराहट देखी तो उसने सोचा और पूछा, ओह चेन रूई, मैंने सुना है कि पिछली बार मेरी बहन ने कहा था कि भविष्य में तुम्हें क्या दे देना। क्या तुम उत्साहित हो? चेन रूई हैरान रह गया, एलिस को ये कैसे पता? राजकुमारी रॉयल ने सच कहा। क्या दंग रह गई। चेन रूई की घबराहट देखकर उसके लाल होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह जानबूझकर उसके पास गई, तो क्या तब तक मुझे आपको मास्टर कहकर बुलाना होगा? सक्कुबस ने जानबूझकर मास्टर शब्द को लंबा कर दिया था, जिससे वह आनंदित हो गया। चेन रूई का शरीर गर्म हो गया और उसने अपना सिर और नीचे कर लिया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो, और अपना शरीर एक तरफ कर लिया। मास्टर, क्या आपको किया पसंद नहीं है? मैं बहुत दुखी हूँ। सक्कुबस धीरे धीरे चेन रूई के पास आए। जैसे ही उसने अपने कंधे थोड़े से हिलाए, उसके स्तनों के बीच की दरार और भी गहरी हो गई। चेन रूई कांप उठा, मुश्किल से अपनी लार निली और मन ही मन फेम फेटल की कसम खाए। एलिस ने शो देखने के लिए पहले से ही एक स्टूल रख दिया था। वह जोर जोर से हंस रही थी। सक्कुबस प्रजाति ज्यादातर प्राकृतिक रूप से आश्चर्यजनक थी। क्या उनमें से सबसे बेहतरीन था? अगर उसे आघात न होता तो चेन रूई मुश्किल से ही इसे संभाल पाता। अचानक चेन रूई के दिमाग में एक विचार आया, परिवर्तनीय पदार्थ मिला है। क्या तुम इसे आभा में बदलना चाहते हो? चेन रूई को तभी याद आया कि वह रूपांतरण कौशल का प्रयोग कर रहा था। अचानक उसका ध्यान हाथ में पकड़े गहरे बैंगनी रंग के पत्थर पर गया। पत्थर मुट्ठी भर आकार का, पारदर्शी और अंदर से चमकता हुआ पैटर्न लिए हुए था। वह देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था। छोटी राजकुमारी, यह क्या है? चेन रूई ने पत्थर पकड़े हुए एलिस से पूछा। यही वो पत्थर है जो उस आदमी जोसेफ ने मुझे दिया था। लगता है इसे बेल पत्थर कहते हैं, जो रेड स्पिरिट एस्टेट का एक स्थानीय उत्पाद है। एलिस ने चेन रूई की बेल पत्थर में रुचि देखी। उसने एक पल सोचा और एक अजीब सा भाव दिया, बेल पत्थर का एक खास काम है, ऐसा लगता है कि यह पुरुषों को उस काम को बढ़ाने में सक्षम है। तुम ऐसे आदमी तो नहीं हो जिसे ऐसे पत्थर की जरूरत हो, है ना? किसी खास फंक्शन को बेहतर बनाना है। चेन रूई को पसीना आ गया और उसने झट से पत्थर फेंक दिया। चाहे मैं कितना भी आभामंडल चाहूं, मैं 2 हसीनाओं के सामने यह नहीं मान सकता कि मैं किसी तरह का नाकाबिल आदमी हूं। किया शुरू में तो उसे और छेड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने उसका ये रूप देखा तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वो वाकई में चुलबुला लग रहा था। एलिस स्टूल पर और भी ज्यादा जोर से हंसी। चेन रूई को छोटी राजकुमारी की पहली मुलाकात में किए गए बुरे काम याद आ गए और उसे शक होने लगा। हालांकि जोसेफ लाल आत्मा के स्वामी का सबसे बड़ा बेटा है, वह डार्क मून सिटी का एक वित्तीय अधिकारी भी था, फिर भी वह छोटी राजकुमारी को ऐसी विकृत चीज तो नहीं देगा, है ना?
आभा के लिए चेन रूई ने खुद को ये पूछने के लिए मजबूर किया, छोटी राजकुमारी, बेल पत्थर का वास्तविक कार्य क्या है? छोटी लोली ने उसे थोड़ा और चिढ़ाया और आखिरकार उसकी बात का अंत हो गया। फिर उसने उसे बताया कि बेल का पत्थर जादूगर की जादुई शक्ति को एक हद तक बढ़ा सकता है। यह आमतौर पर किसी न किसी जादूवर्धक उपकरण में लगा होता है। ये वास्तव में एक ऐसी चीज थी जो किसी खास काम को बढ़ाती है। चेन रूई को एलिस की वर्णनात्मक क्षमता से सख्त नफरत थी और उसने पूछा, मुझे ये पत्थर बहुत पसंद है। क्या छोटी राजकुमारी इसे मुझे बेच सकती है? मैं जैसे भी देखूं, आप ऐसे नहीं लगते जिसे किसी खास काम को बढ़ाने की जरूरत हो। एलिस ने उसकी गंभीर नज़र देखी, उसे ऊब महसूस हुई और उसने कहा, अगर तुम सच में चाहते हो तो 5 काले क्रिस्टल सिक्के मैंने तुम्हारे लिए छूट पर रखे हैं। इतना महंगा? चेन रूई चौंक गया। उसे अभी भी नहीं पता था कि बेल का पत्थर कितनी आभा प्रदान कर सकता है। उससे पहले कीमत ने उसे डरा दिया था। 5 काले क्रिस्टल सिक्के उसकी लगभग सारी संपत्ति थे। छोड़ो, मैं पहले जैक के मुफ्तयस्क का इंतजार करूंगा। इतने कंजूस मत बनो। एलिस एक छोटी लोमड़ी की तरह हंसी और बोली, मुझे पता है कि मेरी बहन ने तुम्हें अरदास के माध्यम से 5 काले क्रिस्टल सिक्के दिए थे। वो तो ये भी जानती है। लगता था वो छोटी लोली जानबूझकर उसे दिवालिया बनाना चाहती थी। सच में एक ठगी की दुकान का मालिक। चेन रूई ने गुस्से से कहा, राजकुमारी रॉयल तो जानबूझकर तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह रही होंगी ना? मैं अभी राजकुमारी रॉयल के पास जाकर सीधे उन्हें इनाम लौटा दूंगा। मत करो। एलिस ने सुना कि वह उसकी बहन को ढूंढने जा रहा है और उसने जल्दी से उसे रोका, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इतनी गंभीरता से क्यों? लगता है मुझे छोटी लोली से निपटने के लिए ये तरकीब अपनानी पड़ेगी। चेन रूई मन ही मन खुश हुआ। तभी उसने एलिस को एक नई अवाक कीमत बताते सुना, तो चलो इसे 4 काले क्रिस्टल सिक्के और 99 बैंगनी क्रिस्टल सिक्के बनाते हैं। अंतर केवल 5000 और 4990 के बीच था। ये बहुत महंगा है। मुझे लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा। चेन रूई ने दृढ़ता से हार मान ली। लगता है आज छोटी लोली से बेल के पत्थर मिलना नामुमकिन है। क्या तुमने नहीं देखा कि यहाँ सब कुछ महंगा है? अगर महंगा नहीं है तो मेरी राजकुमारी होने का क्या पता चलेगा? एलिस ने होंठ फैलाकर कहा, हालांकि मैं चीज़ें दिखावे के आधार पर भी बेचती हूँ। अगर तुम मुझे खुश कर सको तो यहाँ एक और बेल का पत्थर है, मैं उसे एक साथ तुम्हें दे सकती हूँ। बेल के 2 टुकड़े। चेन रूई उत्साहित था। बस एलिस को संतुष्ट करना आसान नहीं था। इन दिनों में उसके दिमाग का सारा भंडार लगभग खाली हो चुका था। छोटी राजकुमारी, चेन रूई ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें सिखाऊं कि अधिक पैसा कमाने के लिए व्यवसाय कैसे चलाया जाता है? एलिस की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं और फिर उसकी प्यारी भौहें तन गईं। क्या बिजनेस ऐसे नहीं चलना चाहिए? सब यही कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही उन लोगों से कहीं ज्यादा समझदार हूँ। चेन रूई ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में दृढ़ आत्मविश्वास दिखा। व्यापार इस तरह से संचालित नहीं होता है। थोड़ी देर बाद नीचे इंतजार कर रहे शैतान ने अपने मालिक को नीचे आते देखा और जल्दी से उसका अभिवादन किया। चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये दुकान छोटी राजकुमारी ने खोली है? क्या मालिक कोई अजीबोगरीब सामान बेचने वाली दुकान नहीं ढूंढ रहे थे? इम्प ने अपने मालिक की नाखुशी देखी। उसने एक सुखद मुस्कान के साथ कहा, यह शहर की सबसे अजीब दुकान है। खासकर यह कि मालिक छोटी राजकुमारी के इतने करीब हैं, जरूर कोई सरप्राइज होगा। चेन रूई ने स्ली की चापलूसी भरी मुस्कान को देखा और अपने हाथ में बेल के 2 टुकड़े लहराए। बेल का पत्थर। इम्प ने एक नज़र में पहचान लिया और चौंक कर बोला, ये तो बहुत महंगा है। मुझे याद है कि सर जोसेफ की जादू की दुकान में इसकी कीमत 50 काले क्रिस्टल के सिक्कों के बराबर थी। 50 काले क्रिस्टल सिक्के। चेन रूई ने आश्चर्य से ऊपर की ओर देखा। काले दिल वाली छोटी राजकुमारी के बारे में उसकी धारणा आखिरकार बदल गई। चेन रूई एलिस की दुकान से निकला। रास्ते में जब स्ली का ध्यान नहीं था तो उसने चुपके से धर्मांतरण के हथकंडे आजमाए। बेल के पत्थर वाकई बहुत महंगे जादुई सामान थे। दोनों टुकड़ों से कुल मिलाकर 230 आभाएं प्राप्त हुईं और आभा की कुल मात्रा 406 अंक तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गरीब किसान अचानक मध्यम वर्ग का हो गया हो। बेल के पत्थरों की प्राप्ति ने चेन रूई में एक नई आशा जगा दी। उसने स्ली को जोसेफ के नाम से जादू की दुकान तक ले जाने को कहा ताकि वह देख सके कि क्या उसे कोई खजाना मिल सकता है। जादू की दुकान शहर के केंद्र के सबसे समृद्ध इलाके में स्थित थी, लेकिन अंदर बहुत कम मेहमान थे। वजह बहुत साफ थी, ये बहुत महंगा था। चेन रूई ने जो बेल के पत्थर सोखे थे उनकी कीमत शैतान को याद से कहीं ज्यादा थी। हर एक पत्थर 68 काले क्रिस्टल के सिक्कों का था और कुल मिलाकर सिर्फ 3 सिक्के थे। बाकी जादुई सामग्री की कीमत भी आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा थी। चेन रूई की मौजूदा आर्थिक स्थिति के हिसाब से यह बिल्कुल भी वहन करने लायक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जादूगर और किमियागर लगभग एक जैसे ही हैं, दोनों ही पैसे बर्बाद करने वाले काम हैं। चेन रूई निराश था, लेकिन आज की फसल काफ़ी अच्छी थी।
इसके बाद जैक से लंबे समय तक लगातार आभा मिलती रहेगी। उसे संतुष्ट होना चाहिए। जब वह जाने ही वाला था तो प्रवेश द्वार से एक आवाज़ आई, क्या ये मास्टर एल्दास का मानव प्रशिक्षु नहीं है? तुम यहाँ क्यों आए हो? चेन रूई ने देखा कि वह एक नाजुक पोशाक पहने एक आदमी था। वह सुंदर था और उसका स्वभाव असाधारण था, लेकिन उसकी भौहों के बीच एक हल्का सा पाप छिपा था। उस आदमी का रूप रंग इंसानों से अलग नहीं था। एथेना की तरह वह एक उच्च वर्गीय उत्परिवर्तित वंश वाला एक महान दानव था, जिसके दो रूप थे। उस आदमी के पीछे दो बड़े राक्षस चल रहे थे, एक पुरुष और एक महिला जो नौकर लग रहे थे। उस आदमी के बगल में एक जाना पहचाना सा दिखने वाला नरदानव भी था जो चेन रूई को शत्रुतापूर्ण नजरों से देख रहा था। यह एथेना का पीछा करने वाला डार्क मून सिटी का गैरिसन जनरल एलन था। स्ली ने तेजी से आगे बढ़कर चेन रूई को चेतावनी देने के इरादे से सलामी दी, सर जोसेफ, सर एलन। चेन रूई को तब एहसास हुआ कि वह सुंदर युवक जोसेफ था, जो लाल आत्मा भगवान का सबसे बड़ा पुत्र था, वर्तमान वित्तीय अधिकारी जो डार्क मून सिटी की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। भाड़ में जाओ, एलन चिल्लाया। स्ली इतना डर गया कि वह जल्दी से चेन रूई के पीछे छिप गया। चेन रूई ने गुप्त रूप से लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर देन सक्रिय कर दीं। इससे पता चला कि एलन का व्यापक शक्ति मूल्यांकन ए के रूप में आंका गया था, जो उसके वर्तमान स्तर के समान था। हालांकि गैंके के उदाहरण से चेन रूई समझ गया कि समान स्तर पर आंका जाने का मतलब यह नहीं है कि शक्ति भी समान होगी। एथेना ने एक बार कहा था कि मध्यवर्ती दानव में चरम स्तर प्रारंभिक स्तर से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ये व्यापक मूल्यांकन भी लगभग वैसा ही होने की संभावना थी। यूसुफ के पीछे दो महादैत्य थे। उनकी शक्ति डी श्रेणी की थी, जो काफी शक्तिशाली थी, जबकि यूसुफ का समग्र मूल्यांकन वास्तव में था निर्धारित करने में असमर्थ। लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर देन के निर्धारण करने में असमर्थ दिखने की केवल दो ही संभावनाएं थीं। एक ये कि जोसेफ की शक्ति बहुत कम थी और दूसरी यह कि जोसेफ की शक्ति पहले से ही इतनी प्रबल थी कि वह अपनी वर्तमान अधिकतम विश्लेषण सीमा को पार कर सकती थी। जाहिर है जोसेफ दूसरी स्थिति में था और वह अभी भी परिवर्तन की सामान्य अवस्था में था। एलन की जानलेवा प्रवृत्ति के बावजूद चेन रूई की नज़र में मुस्कुराता हुआ जोसेफ निस्संदेह अधिक भयावह था। सज्जनों, आज गुरु ने मुझे कुछ क्रोध घास खरीदने को कहा था, इसलिए मैं जोसेफ की जादू की दुकान पर देखने आया था। चेन रूई शांत हो गया। उसने एल्दास का नाम लिया और एलन को सावधान करने के लिए बताया कि वह जोसेफ की दुकान है। ओह, यह मास्टर एल्दास का आदेश है। जोसेफ अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन चेन रूई उसकी हड्डियों में अहंकार और तिरस्कार महसूस कर सकता था। मास्टर को कितना चाहिए? यहाँ की क्रोध घासें बुरी नहीं हैं, लेकिन मालिक को जितना याद था उससे ज्यादा महंगी थी, शायद कीमत बढ़ गई हो। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं वापस जाकर पहले मालिक को रिपोर्ट करूंगा। चेन रूई एलन से नहीं डरता था। इतनी ही ताकत के साथ भले ही वह उसका मुकाबला न कर सके, फिर भी उसके बच निकलने की संभावना बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि जोसेफ के पीछे पड़े दो बड़े राक्षस एक अलग ही कहानी थे। जोसेफ की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब वह बस यही कर सकता था कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए। सामान की कमी के कारण हाल ही में सामान की कीमतें थोड़ी बढ़ गई हैं। हालांकि पिछली बार मास्टर ने सैंड्रो को हराकर डार्क मून सिटी को गौरवान्वित किया था। यहाँ कुल 50 क्रोध घास हैं, मैं उन्हें मास्टर को उपहार में दूंगा। कृपया इसे एल्विन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मास्टर को दे दें। अगर मास्टर को कोई और ज़रूरत होगी तो स्टोव उसे सबसे कम कीमत पर बेचेगा। जब सैंड्रो पहले आया था तो उसका इरादा एल्दास को मारने का था और उसने एल्विन परिवार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का भी इस्तेमाल किया। वे स्पष्ट रूप से सहयोगी थे। अब जब सैंड्रो मर चुका था तो जोसेफ ने तुरंत एल्दास की चापलूसी करने के लिए संबंध बनाने का अवसर लिया। जैसा कि कहावत है, कोई शाश्वत शत्रु नहीं होता, केवल शाश्वत हित होते हैं। 50 क्रोध घास कीमत के हिसाब से, यानी कम से कम 100 काले क्रिस्टल सिक्के। चेन रूई ने विनम्रता से जोसेफ का शुक्रिया अदा किया, घास ली और चला गया। जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो जोसेफ अचानक बोला, मानव, मैंने सुना है कि तुम छोटी राजकुमारी और एथेना के दोस्त हो। चेन रूई ने पलटकर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं इसके लायक नहीं हूं। बात बस इतनी है कि छोटी राजकुमारी मुझे एक इंसान के तौर पर जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वह बस मेरे साथ समय बिताने के लिए एथेना को साथ लाना पसंद करती है। फिर भी मैंने सुना है कि एथेना ने सार्वजनिक रूप से तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। मुझे लगता है कि छोटी राजकुमारी भी तुम्हें महत्व देती है, जोसेफ ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। अगले महीने की शुरुआत में अखाड़े में मैं छोटी राजकुमारी के साथ एक दोस्ताना मैच खेल रहा हूं। क्या तुम आना चाहोगे? दोस्ताना मैच? चेन रूई ने एलिसिया एथेना से इसके बारे में कभी नहीं सुना था। उसने यूं ही जवाब दिया, बाद में बात करते हैं साहब, मुझे अभी मास्टर को रिपोर्ट करनी है। चेन रूई के जाने के बाद एलन ने दांत पीसते हुए कहा, जोसेफ, तुम उस डार्क एल्फ से डरते हो, पर मैं नहीं।
क्यों न मैं इस इंसान को टुकड़े टुकड़े कर दूं। जोसेफ ने उपहास किया, यह न जानते हुए कि यह चेन रूई के लिए था या एलन के लिए। ये शिया के खिलाफ सार्वजनिक रूप से जाने का समय नहीं है, इसलिए एल्दास नाराज नहीं हो सकता। अगर तुम सचमुच कमज़ोर इंसान से निपटना चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है। जाओ और यह खबर फैला दो कि वह इंसान छोटी राजकुमारी की तरफ से प्रतिस्पर्धा करेगा। अगर वह इंसान सैंड्रो की तरह निष्पक्ष खेल में मर गया तो एल्दास भी कुछ नहीं कह पाएगा। एलन को अचानक कुछ समझ आ गया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अच्छा विचार है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस इंसान को खुद मार डालूंगा। जोसेफ ने कंधे उचकाए और ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। चूंकि आपने ऐसा करने का फैसला किया है तो खबर फैलाने के लिए मैच से एक दिन पहले तक इंतजार करें ताकि उन्हें तैयारी करने का समय न मिले। चेन रूई प्रयोगशाला में वापस आया और एल्दास को क्रोध घास दे दी। एल्दास ने सुना कि जोसेफ ने उन्हें उपहार में दिया है और उसने थोड़ा सोचा और अस्वीकार नहीं किया। चेन रूई जानता था कि एल्दास एक समझदार इंसान है, वह एल्विन परिवार के इरादों को बखूबी समझता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और आराम करने के लिए कमरे में वापस चला गया। शायद एलिस ने सल्स क्लास की बात सच में सुनी होगी, इसलिए वह कुछ दिनों तक चेन रूई के पास नहीं आए और उसने बकाया कहानी भी नहीं ली। इसके बजाय एथेना समय समय पर उसकी 3 राज्यों की कहानी सुनने आती थी। लैब हमेशा उनकी हंसी से भरी रहती थी। पिछले कुछ दिनों में चेन रूई आभा के स्रोत का पता लगाने के लिए स्ली का पीछा करते हुए डार्क मून सिटी तक गया। इस तरह उसने पूरे शहर को लगभग पूरी तरह से परिचित कर लिया। पिछली बार राक्षस से मिली चेतावनी के बावजूद उसे अभी भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। गिलोटिन लोहार की दुकान वाले जैक का शुक्रिया, जो बहुत वफादार था और जिसका सामाजिक स्तर पर व्यापक संपर्क था, उसने चेन रूई की समस्याओं को सुलझाने में मदद की और चेन रूई भी अपनी ताकत का प्रदर्शन न करने से खुश था। इन दिनों में वृद्धि पहले दिन जितनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ आभाएं कमोबेश बढ़ गई थीं। फिलहाल आभा की कुल मात्रा लगभग 700 थी। हालांकि यह गोदाम भंडारण को सक्रिय करने की ज़रूरतों तक पहुंच गई थी। अगर इसे सक्रिय किया जाता तो लगभग 200 अंक ही बचते। चूंकि इस समय नया आभा स्रोत ढूंढना मुश्किल था, इसलिए उसने और इंतजार करने का फैसला किया। दानव क्षेत्र में धीरे धीरे एकीकरण के साथ चेन रूई को इस दुनिया पर एक नया दृष्टिकोण मिला, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह भयावह और क्रूर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दानव लोक में योग्यतम की उत्तरजीविता की बात कही जाती थी, लेकिन मानव जगत भी इससे अलग नहीं था। ज्यादा से ज्यादा इस नियम पर बस एक भव्य आवरण की परत थी। ज्यादातर दानव घिनौने थे, उनमें से कई क्रूर और भयावह थे, लेकिन अपेक्षाकृत सुंदर बाहरी आवरण को उतारने के बाद मानव हृदय का अंधकार तुलनात्मक रूप से कमजोर था। दूसरे शब्दों में, दानव क्षेत्र एक मानव दुनिया की तरह था, लेकिन यह मानव की तुलना में अधिक शक्ति, अधिक लड़ाकू और अधिक अजीब चेहरे की वकालत करता था। ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने पिछले जीवन में इंटरनेट पर एक वाक्य देखा था, अंधकार भी एक प्रकार का प्रकाश है, लेकिन उसका रंग अलग होता है। पगलियों से फिर से ड्रैगन शिलालेख सीखने का दिन आ गया था। ऐसा लग रहा था कि एथेना को कुछ हो गया है, इसलिए वह 2 दिन तक दिखाई नहीं दी। चेन रूई ने जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का बहाना बनाया, एक 3 सींग वाला गैंडा किराए पर लिया और सुबह सुबह नीली झील पर चला गया। जानी पहचानी नीली झील पर पहुंचकर चेन रूई ने जहरीले अजगर की भूलने की बीमारी से निपटने की तैयारी शुरू कर दी, इसलिए उसने पगलियों को आजमाने के लिए खास तौर पर गर्मागर्म बर्तन की सामग्री लाई। फिर भी पगलियों गायब हो गया। बस एक सूखी हुई शतरंज की बिसात बची थी, यहाँ तक कि कंकड़ भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। चेन रूई अचंभित रह गया। क्या हुआ? उसकी जिंदगी अब पगलियों से जुड़ गई थी। अगर जहरीले अजगर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका भी अंत हो जाता। चेन रूई जब झील के किनारे पगलियों को ढूंढ रहा था, तभी अचानक झील में एक भंवर दिखाई दिया और एक विशाल सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। पीले भूरे रंग का ये सिर किसी मांसाहारी डायनासोर जैसा लग रहा था। सिर पर छोटे सींग, गालों पर 2 पंख जैसी संरचनाएं, क्रूर रूप, तीखे दांत, डरावनी रोशनियों से चमकती गहरी सुनहरी आंखें चेन रूई को घूर रही थीं। यह पगलियों होना चाहिए। चेन रूई के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उसे डर था कि इस भयानक अवस्था में जहरीला अजगर भूलने की बीमारी के कारण चेन रूई पर हमला कर देगा। उसके हाथ में लेस देन ऑरोरा शॉट ग्रेटर देन किसी भी समय निकलने के लिए तैयार था। धिक्कार है चेन रूई, जहरीले अजगर ने अचानक कहा, लेकिन इससे चेन रूई शांत हो गया। कम से कम पगलियों को अब भी उसकी याद थी। पागलियों, अपना रूप बदल लो। अगर नहीं बदला तो आसानी से पकड़ा जा सकेगा। चेन रूई ने राहत की सांस ली। मुझे तुमसे कुछ कहना है। पगलियों ने गुस्से से अपना सिर हिलाया और झील के पानी की एक बड़ी लहर चेन रूई को भिगोने के इरादे से उस पर उछल पड़ी। चेन रूई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह लगभग 6 मीटर पीछे की ओर कूद गया और उससे बच गया। आहा, जहरीले अजगर की आवाज़ थोड़ी हैरान लग रही थी। चेन रूई के गर्भ से पहले ही अजगर का सिर गायब हो गया और एक आकृति अचानक हवा में प्रकट हुई और चेन रूई को लात मार दी। चेन रूई बच नहीं सका।
जैसे ही वह अपनी बाहों से उसे रोकने वाला था, हथौड़े की लात अचानक एक अविश्वसनीय कोण पर घूम गई, फिर उसकी कमर के पीछे प्रकट हो गई। पाओ! चेन रुई के नितंब पर जोरदार लात मारी गई। हवा में इधर उधर उड़ने के बाद उसने हाथ पैर हवा में उठाकर गिरने का पारंपरिक अंदाज दोहराया और उसका शरीर कीचड़ से सना हुआ था। पागलियो, क्या बकवास है! चेन रुई को अपने नितंबों पर तेज दर्द महसूस हुआ। सौभाग्य से उसे चोट नहीं लगी थी। वह खड़ा हुआ और डांटा। प्लेगियो को तो पता नहीं और भी गुस्सा आ गया। वह आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया। गुस्से से बोला, तुम्हें क्या हो गया? तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। जहरीले अजगर ने ठंडी सांस ली और उसे छोड़ दिया। चेन रुई को तब एहसास हुआ कि जहरीले अजगर का असली पीला भूरा चेहरा पीला और मुरझा गया है। आपको क्या हुआ? मैं ही तो पूछ रहा हूँ। पगलियो ने अधीरता से कहा, तुम्हारे विष लेने के लगभग दूसरी रात सहजीवी अनुबंध अचानक बदल गया। उसने मेरी जीवन शक्ति और ताकत को निगल लिया। अब मेरी आयु आधी हो गई है। मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है। ये कैसे हो सकता है? चेन रुई ने ध्यान से याद किया। यही वह दिन था जब मास्टर चैलेंज खत्म हुआ था और सुपर सिस्टम शुरू हुआ था, और फिर शरीर की सफाई। हाँ, ये शुरुआती विकास था। उस समय प्रॉम्प्ट में उच्च शुद्ध जीवन ऊर्जा पाई गई और फिर उसे पदोन्नति के लिए आभा में बदल दिया गया। ये सहजीवी अनुबंध की शक्ति निकली। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इतनी जल्दी स्टार होल्डर बन गया। लगता है भाई जहर ड्रैगन को इस बार सचमुच नुकसान हुआ है। चलो पहले कुछ खाना बनाते हैं और खाते खाते बातें भी करते हैं। चेन रुई को अपराधबोध हो रहा था, इसलिए उसने पगलियों के मुंह में स्वादिष्ट खाना ठूंसने का फैसला किया। फिर उसने तुरंत उस जगह से सामान उठाया जहां 3 सींग वाला गैंडा बंधा था और तेज गति से एक साधारण सा गर्मागर्म बर्तन तैयार करना शुरू कर दिया। ये चीज़ बहुत स्वादिष्ट है। पगलियों ने कुछ टुकड़े चखे और उसने तुरंत इसकी तारीफ की। फिर उसने जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। चेन रुई ने देखा कि जहर वाले ड्रैगन का मूड बेहतर हो रहा था और कहा, यह मामला है, मेरे ग्रैंड मास्टर की विरासत आधिकारिक तौर पर सक्रिय हो गई थी। चेन रुई ने महागुरु की विरासत को सुपर सिस्टम के काम के एक हिस्से के लिए दोषी ठहराया। उसने कहा कि विरासत में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए उसे वह शक्ति मिल गई। इसके अलावा ये शक्ति बढ़ती ही रहेगी। दरअसल तुमने ही मेरी ताकत निगल ली साले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जिंदगी और छोटी होती जाएगी। ये देखकर कि पगलियो फिर से हमला करने वाला है, चेन रुई ने उसे जल्दी से समझाया कि सहजीवी अनुबंध की शक्ति केवल विरासत को सक्रिय करने के लिए जरूरी थी, अब इसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए जहर वाले अजगर को इन दिनों अनुबंध से कोई अजीब बदलाव महसूस नहीं होना चाहिए। चेन रुई शुरू में इस बात से दुखी था कि शुरुआती विकास में उच्च शुद्ध जीवन ऊर्जा फिर से क्यों नहीं प्रकट हुई। हो सकता है कि उसमें कुछ आभा हो। अब लग रहा था कि अगर कोई संकेत भी मिले तो भी वह आसानी से सहमत होने की हिम्मत नहीं करेगा। जीवित रहना ही शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अगर वह सिर्फ 1 सेकंड भी जीवित रह सकता है तो अजेयता का क्या उपयोग। चेन रुई की व्याख्या सुनने के बाद पगलियों को थोड़ी शांति मिली। ड्रैगन का जीवन काल वाकई बहुत लंबा था। अगर उसे आधा भी कर दिया जाए तो भी कम से कम कुछ लाख साल तो बच ही जाते। अगर उसे ऐसी जगह पर कुछ लाख साल तक बंद कर दिया जाए तो शायद वह कुछ हजार साल तक जिंदा न रह पाए और बदकिस्मत होने पर मारा जाए। ताकत के मामले में उसे धीरे धीरे ठीक करके वापस भी विकसित किया जा सकता था। मुख्य बात यह थी कि चेन रुई की ताकत को सचमुच बढ़ाया जा सकता था। इससे न सिर्फ पगलियो जल्द से जल्द मुसीबत से बाहर निकल सकता था, बल्कि अप्रत्याशित मौत की संभावना भी कम हो सकती थी। यह एक तरह से काबिले तारीफ थी। दोनों ने एक सहजीवी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जल्द ही जहर ड्रैगन, जो थोड़ा नाराज था, गर्म बर्तन की खुशबू से शांत हो गया। जब उसने सुना कि चेन रुई के पास एक आक्रमण कौशल है जो उसे महागुरु से मिला है, तो वह दिलचस्पी लेने से खुद को नहीं रोक सका। चलो मैं वो राज आजमाता हूँ। पगलियों ने गर्म बर्तन में सूप समेत सब कुछ चट कर दिया। फिर वह दूसरी तरफ मुड़ा और चेन रुई को इशारा किया कि चलो। सावधान, पिछली बार गैंके को आसानी से हराने के बाद चेन रुई भी कोशिश करने के लिए थोड़ा उत्सुक था। उसने अपनी हथेली खोली और गहरी आवाज में चिल्लाया, लेस दैन ऑरोरा शॉट ग्रेटर दैन। हथेली से एक विशाल सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। पगलियों की आंखें चमक उठीं और उसने उसे टाला नहीं। उसका बायां हाथ बिजली की तरह लहराया और लेस दैन ऑरोरा शॉट ग्रेटर दैन को उसने बड़ी आसानी से शारीरिक रूप से पकड़ लिया। फिर उसने उसे अपने हाथ में लिया और फूफ, वह बड़ा प्रकाश गोल बिना किसी निशान के गायब हो गया। हालांकि चेन रुई जानता था कि लेस दैन ऑरोरा शॉट ग्रेटर दैन पगलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह पगलियों के हाथ में किसी खिलौने जैसा होगा। उसने चुपके से लेस दैन एनालिटिकल आइज ग्रेटर दैन को सक्रिय कर दिया। और निश्चित रूप से जहरीले ड्रैगन का व्यापक मूल्यांकन निर्धारित करने में असमर्थ के रूप में दिखाया गया।
हालांकि पगलियों ने उस हथेली को देखा जिस पर लेस दैन ऑरोरा शॉट ग्रेटर दैन आसानी से ठीक हो गया था, और वह हैरान रह गया। उसने अपनी सख्त त्वचा पर कुछ छोटी छोटी दरारें देखीं जिनसे हरा खून रिस रहा था। मैं अभी थोड़ा कम तैयार था, लेकिन तुम्हारा वार बहुत खास है। ये सिर्फ शक्ति या जादू के एक वार जैसा नहीं है। इसकी विनाशकारी शक्ति इन दोनों से कहीं ज्यादा है, और यह मेरी रक्षा प्रणाली को तोड़ सकता है। पगलियो कुछ सोच रहा था और उसके चेहरे पर गरिमा थी। उसने कहा, चेन रूई, तुम्हारी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। मुझे अब ग्रैंड मास्टर की विरासत पर विश्वास होने लगा है। मेरी राय में वह वुकोंग मास्टर निश्चित रूप से किसी कीमिया ग्रैंड मास्टर जितना सरल नहीं है। उसकी अपनी युद्ध शक्ति शायद अर्धदेव या उससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंच गई होगी। चेन रूई ने चुपके से अपना सिर हिलाया। बस एक अर्धदेवता? वह तो पहले ही 3 लोकों से बाहर निकल चुका था, और वह तो पंचतत्वों में भी नहीं था। बस यही कि महागुरु सचमुच मौजूद हो। चेन रूई द्वारा महागुरु की विरासत और आगे जागृति की क्षमता के बारे में दी गई व्याख्या सुनने के बाद पगलियों की आंखें चमक उठीं। इस तरह की विरासत कुछ शाही परिवार के रक्तवंशीय जागरण जैसी होती है। ये जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ ये लगभग मध्यवर्ती दानव के भर्ती स्तर के बराबर है, शायद उससे भी कमजोर। जब चेन रूई ने सुना कि यह सिर्फ मध्यवर्ती दानव है तो वह निराश हो गया। पगलियों ने उसकी नज़रें देखीं और गुस्से से बोला, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मध्यवर्ती दानव की शक्ति लेकर पैदा हुए हो। इसके अलावा तुम एक इंसान हो। अपनी विरासत में मिली शक्ति के साथ तुम्हारी क्षमता आम दानवों से कहीं बेहतर है। यहाँ तक कि वे राजघराने भी तुम्हारे सामने अतुलनीय हैं। हम, जाहिर है, ड्रैगन को छोड़कर, ड्रैगन के बच्चे कम से कम दानव राजा की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। चेन रूई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। तो क्या हुआ अगर वे दानव राजा के स्तर के हैं? वयस्कता में पहुंचने में हजारों साल लगते हैं। इसके अलावा प्रजनन क्षमता दयनीय होती है। फिर भी पगलियों के अनुसार ये शुरुआती बिंदु पहले से ही काफी ऊंचा है। भविष्य विशेष रूप से उज्ज्वल प्रतीत होता है। पगलियो एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने चेन रूई के उत्साह को ठंडा कर दिया। हालांकि तुम्हारी ताकत मुश्किल से ही मध्यम दानव के न्यूनतम मानक को पूरा करती है, तुम्हारा युद्ध अनुभव और कौशल बहुत ही भयानक है। यह अपनी मूल शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर सकता। तुम एक कमजोर दानव को धमका सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा सामना उतनी ही ताकत वाले मध्यम दानव से हुआ तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। अगर तुम जल्दी से शक्ति पर काबू पाना चाहते हो और अपनी युद्ध क्षमता में सुधार करना चाहते हो तो तुम्हें विशेष प्रशिक्षण लेना होगा। जहरीले अजगर की मूल शक्ति दानव अधिपति के बराबर थी, जो शीर्ष शक्तिशाली पात्रों में से एक था। मोहर और शक्ति के कमजोर होने के कारण वह केवल दानव राजा की शक्ति तक ही शक्ति का उपयोग कर सकता था। फिर भी ये निश्चित रूप से चेन रूई की बराबरी करने लायक नहीं था। चेन रूई ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। दरअसल ताकत का सम्मान किया जाता था, चाहे वह कोई भी दुनिया हो। हालांकि वह अस्थायी रूप से डार्क मून सिटी में बस गया था, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। एलन उसे अपना कट्टर दुश्मन मानता था। जोसेफ की ताकत तो और भी अथाह थी। भविष्य में और भी शक्तिशाली दुश्मन होंगे। अगर उसके पास ताकत नहीं होती तो वह किसी के भी हाथों मारा जाता। हालांकि बुद्धि के प्रयोग से अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने बुद्धि निष्प्रभावी हो जाएगी। इसलिए शक्ति ही अस्तित्व का आधार थी। वर्तमान में महाशक्ति ने उसे सर्वोत्तम अवसर प्रदान कर दिया है। उसे प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास करने होंगे। जब उसके पास शक्ति थी और उसने इसका उपयोग बुद्धि के साथ किया तो वह केवल राजसी तरीका था। चेन रूई के दृढ़ निश्चय ने पगलियों को बहुत संतुष्ट किया। हालांकि सहजीवी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना एक अंतिम उपाय था, और अभी भी कुछ संदेह था कि उसे धोखा दिया गया है। जहर ड्रैगन का दृष्टिकोण बदलने लगा था। इस इंसान के पास प्राचीन काल की एक मजबूत विरासत है और उसकी क्षमता असीम है। अगर एक दिन उसकी ताकत चरम पर पहुंच जाए और वह मेरे साथ काम करे तो यही साझेदारी का सच्चा अर्थ है। बूम बूम, धिक्कार है पगलियो, तुमने तो मुझ पर चुपके से हमला कर दिया। जहर वाले अजगर ने व्यंग्य किया। मासूम बनने वाले, तुम्हारी चालाकी कहाँ गई? क्या तुम्हें लगता है कि लड़ाई लड़ने से पहले दिखावा करना है? जो भी तरीका विरोधी को गिरा सके वही सबसे शक्तिशाली है। अगर यह कोई छुपकर किया गया हमला है तो किसे परवाह। फिर भी चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति को मध्यम दानव की अवस्था तक दबा दूंगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अरे, हम चेहरे पर चोट न मारने पर सहमत हुए थे। तुमने तो सचमुच मेरी कमर पर हमला कर दिया। क्या सारे ड्रैगन इतने घिनौने होते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जहरीले अजगर की प्रशिक्षण शैली बहुत सरल थी। उसमें कुछ भी दिखावटी नहीं था। वह बस सबसे व्यवहारिक चीजों का पीछा करता था। अपनी सुरक्षा के आधार पर क्रूर और प्रभावी हमला सबसे शक्तिशाली होता था। पगलियों द्वारा कई बार गिराए जाने के बाद सूजे हुए चेहरे वाले चेन रूई को शक होने लगा कि जहरीला अजगर जानबूझकर उसे बेवकूफ बना रहा है, और उसने कड़ा विरोध किया।
पगलियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह खुशी खुशी अपनी कोचिंग की नौकरी जारी रखने लगा। उसकी खुशी दूसरों के दुख पर आधारित थी। अपनी हिम्मत निकालो, जितना डरोगे उतनी ही जल्दी मरोगे। अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्थिर करें। सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा मत करो, अपनी भावनाओं से फैसला करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कई बार दुर्व्यवहार के बाद एक लड़ाकू नौसिखिए के रूप में चेन रुई की प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। अल्केट पहला और सबसे बुनियादी स्टार पल्स था जो शरीर के प्रशिक्षण पर केंद्रित था। ये प्रारंभिक विकास के शरीर शुद्धिकरण के समान था। फिर भी शरीर शुद्धिकरण केवल एक निष्क्रिय परिवर्तन था। उसे पहले अपनी शक्ति के उपयोग में निपुणता हासिल करने और अपने शरीर को और अधिक शांत और मजबूत बनाने की आवश्यकता थी। हालांकि चेन रुई के शरीर में एक प्रबल शक्ति थी, फिर भी वह उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। गैंके से युद्ध के दौरान वह केवल अपनी अंतिम चाल लेस देन ऑरोरा शॉट ग्रेटर देन की शक्ति पर निर्भर था। फिलहाल पगलियों के उच्च तीव्रता प्रशिक्षण के तहत वह विशाल शक्ति मानो अपने खोल से बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे वह उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। वह स्टार पावर के प्रवाह को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। स्टार पावर अल्केट भाग के इर्द गिर्द केंद्रित होकर पूरे शरीर में अंतहीन चक्र चलाती रही। जब तक वह इस चक्र की लय को समझ पाता, वह अपनी स्टार पावर का खुलकर इस्तेमाल कर सकता था। ये पता चलने के बाद चेन रुई अचानक उत्साहित हो गया। उसके शरीर का दर्द काफी कम हो गया था और वह और भी ज्यादा एकाग्र हो रहा था। पगलियों को पता नहीं था कि उस इंसान में लेस देन एस्ट्रल ग्रेटर देन गुण है, इसलिए वह मन ही मन चौंक गया। उसके प्रशिक्षण की तीव्रता वास्तव में चेन रुई की वर्तमान शक्ति की सीमा होनी चाहिए थी। अप्रत्याशित रूप से उस इंसान की सहनशक्ति और पुनर्प्राप्ति क्षमता कल्पना से परे थी। वह अब भी ऊर्जावान था, साथ ही उसकी समझ और प्रगति की गति अद्भुत थी। उसकी रक्षा और पलटवार की तीव्रता और भी मजबूत होती जा रही थी। एक और अजीब बात थी, आमतौर पर जब अपने से ऊंचे स्तर के दुश्मन का सामना होता है तो पद का दबाव होता है। कम पद वाला व्यक्ति पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता। जहर वाले अजगर ने एक बार चुपके से अपनी शक्ति को महादानव में बदल दिया था, लेकिन इस नियम का चेन रुई पर कोई असर नहीं हुआ। जहर ड्रैगन और भी बेरहम था। चेन रुई को बार बार जमीन पर पटक रहा था। उसकी आंखों में मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। मेरा भावी साथी जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छा होगा। इस आदमी का भविष्य निश्चित रूप से देखने लायक है। जब इंसान जमीन से उठ नहीं पाया, तभी पगलियों ने विशेष प्रशिक्षण समाप्त किया। हालांकि उसकी हालत दयनीय थी, चेन रुई का लाभ वास्तव में कम नहीं था। उसके शरीर में स्टार पावर धीरे धीरे निष्क्रिय से सक्रियता में बदल गई। अनुभव मूल्य, जो कभी नहीं बदला था, अंततः बढ़कर 1% हो गया। यह एक अच्छी शुरुआत थी। ऐसा लग रहा था कि विशेष प्रशिक्षण जारी रखना जरूरी था। बस जब वह जा रहा था तो जहरीले अजगर की चिड़चिड़ी नज़र इतनी आसान लड़ाई दिखा रही थी जिससे चेन रुई नाराज हो गया। वापस आते हुए उसे बस इतना याद आया कि उसने विशेष प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था और ड्रैगन शिलालेख सीखना भूल गया था। चूंकि उसे पिछली बार सीखा गया शिलालेख समझ नहीं आया था, इसलिए वह अगली बार का इंतजार करेगा। आज की सफलता ही काफी आश्चर्यजनक थी। लेस दैन एस्ट्रल ग्रेटर दैन का रिकवरी प्रभाव प्रभावी था। यही मुख्य कारण था कि वह जहर वाले अजगर के विशेष प्रशिक्षण को लंबे समय तक सहन कर सका। बेशक जहर वाले अजगर ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। जब 3 सींग वाला गैंडा डार्क मून सिटी पहुंचा तो चेन रुई की चोट लगभग ठीक हो गई थी। प्रयोगशाला में वापस लौटने पर उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एथेना और एलिस काफी देर से उसका इंतजार कर रही थीं। क्या एथेना 2 दिन पहले बाहर नहीं गई थी? अरे हाँ, आज तो विनाशक दिन है। एलिस भी यहाँ क्यों है? क्या उसे एथेना की जहर वाली बात के बारे में पता था? इस समय चेन रुई की चोटें लगभग ठीक हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर लगी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और उसके कपड़े भी बहुत गंदे थे। जब एथेना ने उसका रूप देखा तो वह अचानक क्रोधित हो गई। चेन रुई, ये किसने किया? मैं तुम्हारे लिए उसे मार डालूंगी। तुम उस आदमी को हरा नहीं सकते। चेन रुई मन ही मन बुदबुदाया। उसने एथेना का गुस्सा भरा चेहरा देखा और उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, मैं गलती से गिर गया। झूठ मत बोलो, ये कैसे गिर रहा है? एथेना को कुछ सूझा और उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। क्या एलन ने किसी को ये सब करने के लिए भेजा है? कितना घटिया आदमी है जो सिर्फ पीछे से चालें चलता है। मुझे तो वो बहुत दिनों से अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अब उसे पीटकर तुम्हारा बदला लूंगी। रुको, चेन रुई ने जल्दी से एथेना को रोका, मत जाओ, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। तुम इतने डरपोक कैसे हो गए? सच बोलने की भी हिम्मत नहीं। एथेना चेन रुई को उसकी डरपोकपन के लिए डांटने ही वाली थी कि अचानक उसे जहरीले अजगर के सामने इस इंसान की बुद्धिमत्ता और साहस का ख्याल आया और उसके पास कहने को कुछ नहीं था। एलन जहरीले अजगर से बेजोड़ है ना? इसके पीछे जरूर कुछ होगा।
हम इंसानों में एक कहावत है, अधीरता से बड़ी योजनाएं भी बर्बाद हो सकती हैं। आवेग के कारण हम पूरी तस्वीर को प्रभावित नहीं कर सकते। अगर अभी एलन के साथ तुम्हारा कोई बड़ा झगड़ा हुआ तो इससे राजकुमारी रॉयल की स्थिति और भी ज्यादा निष्क्रिय हो जाएगी। चेन रूई हिंसक लड़की को पूरी स्थिति समझा ही सका और एलन को भी फंसा दिया, क्योंकि एलन और उसके बीच सुलह नहीं हो सकती थी। जैसे ही उसने ये कहा, एथेना का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। एलिस, जो शुरू में उत्सुक थी, ने हताश होकर सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन उसने पूछा, चेन रूई, चूंकि तुम एक होशियार इंसान हो, तो कल किस गाय एरिना में भाग क्यों ले रहे हो? कल आकाश युद्ध। चेन रूई चौंक गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इसमें भाग ले रही हूँ। तुम्हें ये किसने बताया?